हाँ भाई, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं आप लोगों से, तो इस चैप्टर के अंदर जो आपको सेक्शंस पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सेक्शन 128 से लेकर 138 तक, 128 से 138 इस चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं। अगर इस चैप्टर के अंदर मैं फॉर्म की सीरीज की बात करूं, जैसे आप जगह जगह इनकॉर्पोरेशन वाले में फॉर्म आईएनसी पढ़ते हो, डायरेक्टर वाले में फॉर्म डीआईआर पढ़ते हो, यहां पे जो फॉर्म की सीरीज है उस फॉर्म का नाम है एओसी। फॉर्म एओसी सीरीज के फॉर्म है। एओसी की फुल फॉर्म है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज से क्या बन गया फॉर्म एओसी। तो आप जगह जगह पढ़ोगे फॉर्म एओसी 1, एओसी 2, एओसी 3, एओसी 4, ये सब जगह जगह फॉर्म जाएंगे। तो एओसी कैसे बना समझ आ गया, ठीक है। और सेक्शन कितने, 128 से 138। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको वेटेज के हिसाब से बात करूं तो ये कहीं भी 5 से लेकर 10 के बीच में कहीं भी टकर जाता है। कभी कभी 10 नंबर का आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 नंबर के 2 आ जाते हैं, 8 का भी आ जाता है। 5 मतलब आता जरूर है पेपर में, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं जब स्किप ना होता हो। ये चैप्टर आता ही आता है। अब जरा मैं इसके बारे में बातें स्टार्ट करूं तो अकाउंट्स का मतलब क्या है, एक बात बताओ। इसकी सारी कनेक्टिविटी जनरल मीटिंग वाले चैप्टर से है, ऑडिट वाले चैप्टर से भी है, मतलब बहुत जगहों पे है। एक बात बताओ, शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, क्या उस पैसे का ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, कहां कहां इन्वेस्ट किया गया, अगर इन्वेस्ट किया गया तो कितनी कितनी रिटर्न आ रही है, क्या एक साल में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही, क्या वो हर शेयर होल्डर को पेश करी जानी चाहिए। और वो कहां पेश की जाती है आपको पता है, जनरल मीटिंग के अंदर पेश की जाती है। आपको पता है एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट। अच्छा, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स आपको पता है कि अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अडॉप्ट करते हैं शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग के अंदर बाय पासिंग ओवर, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब शेयर होल्डर क्या दिखवाया जाता है कि भाई ये देखो ये हमारी कंपनी की पूरे साल की परफॉर्मेंस है, ये रही हमारी कंपनी की बैलेंस शीट, ये रहा हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप लोग देख लो कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके क्या कर दो, अप्रूव कर दो कि हमारे अकाउंट्स क्या है, ओके है। एक चीज याद रखना, जैसे ही वो अप्रूव करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं कि शेयर होल्डर ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। शेयर होल्डर ने क्या कर लिया, अडॉप्ट, इसी को बोलते हैं अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। अब एक चीज समझना, पूरे कंपनी लॉ के अंदर ना अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी जो दी गई है वो मैनेजमेंट को दी गई है। किसको दी गई है, मैनेजमेंट को। और जब हम बोले मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज, कंपनी के डायरेक्टर्स। अकाउंट्स को मैनेज करना है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, ये सब किसका काम है, मैनेजमेंट का। मगर एक बात बताओ, लॉ ने तो मैनेजमेंट को जिम्मेवारी दे दी कि भाई तुम अकाउंट्स रेडी करोगे। जब मैं बोल रहा हूं अकाउंट्स रेडी करोगे तो अकाउंट्स रेडी का मतलब है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कौन रेडी करेगी, मैनेजमेंट रेडी करेगी। ये कौन बोलता है, लॉ बोलता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या तुम्हें लगता है कि डायरेक्टर्स रेडी करते होंगे? अच्छा, बहुत सारी कंपनियों में तो चलो मान लो ऐसे डायरेक्टर भी होते होंगे जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारी कंपनियों में इंजीनियरिंग डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारी कंपनियों में क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। अच्छा, ये जो लाल पैथ लैब है या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स चल रही हैं, इनके जो ज्यादा डायरेक्टर्स हैं वो सब डॉक्टर्स ही होते हैं। इनको क्या पता है बैलेंस शीट के बारे में, इन्हें तो पढ़नी भी नहीं आती बहुत सारे लोगों को। तो ये बनाएंगे कहां से? तो इसलिए अगर तुम कभी देखना ना तो रियल लाइफ में होता क्या है, इन अकाउंट्स को बनवाया जाता है सीए से। रेडी किससे करवाया जाता है, सीए से। लेकिन इस बैलेंस शीट के ऊपर साइन होते हैं डायरेक्टर के। डायरेक्टर के क्या होते हैं, साइन होते हैं। अच्छा, इससे साइन होने से क्या होता है, सीए के साइन नहीं होते बैलेंस शीट पे। सीए के साइन कब होते हैं, जब वो ऑडिट करता है। ऑडिट करता है उसका ठप्पा साथ में लगता है सीए का, फिर डायरेक्टर के तो लगते हैं, साथ में किसके लगता है, सीए का भी लगता है। लेकिन नॉर्मली मैनेजमेंट बना, नॉर्मली जो अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है, मैनेजमेंट की। तो अभी अच्छा, ये डायरेक्टर के साइन क्यों करवाए जा रहे हैं, लॉजिक समझाने जा रहा हूं। अच्छा, कंपनी लोग क्या बोल रहा है कि डायरेक्टर के साइन करवा, डायरेक्टर की जिम्मेवारी है अकाउंट्स प्रिपेयर करना, मगर डायरेक्टर खुद तो बेचारे प्रिपेयर कर नहीं पा रहे, तो प्रिपेयर किससे करवा रहे हैं, सीए से। लेकिन उसके ऊपर डायरेक्टर साइन करके क्या शो करने हैं कि भाई हमने अकाउंट्स रेडी करे हैं। अच्छा, साइन करके वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो इन अकाउंट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इन बैलेंस शीट वगैरह में जो भी लिखा है वो हमारी जिम्मेवारी है कि ये सब ट्रू एंड फेयर व्यू है। अगर कोई भी गलती निकलती है तो कल को किसकी जिम्मेवारी हो जाएगी, डायरेक्टर की जिम्मेवारी हो जाएगी। अगर उसमें कोई भी गलती होती है कि सबसे पहले साइन किसके लगे, डायरेक्टर्स के। बात समझ आती है कहानी? तो इसलिए डायरेक्टर के साइन क्यों होते हैं, हमारे को लॉजिक समझ आ गया। अच्छा चीज और, जो सीए साइन कर रहा है, जो सीए अकाउंट्स रेडी कर रहा है, वो सीए कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा, वो सीए कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा। ऑडिट का मतलब ही क्या होता है कि आप बने हुए अकाउंट्स को चेक कर रहे हो। मैं बनाऊंगा, मैं ही चेक करूंगा तो हो गई कहानी खत्म।
समझ आती है? तो रियल लाइफ के अंदर क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे तुम लोग ना जाते होगे सीए फर्म में, देखते होगे, तुमने कभी देखा भी होगा अड़ोस पड़ोस में, जी सीए बैलेंस शीट बना रहा है, सीए ऑडिट कर रहा है, कभी भी देख लेना 2 सीए फर्म का एसोसिएशन होगा वहां पे। होता क्या है, मान लो अगर किसी कंपनी ने आपको जिम्मेवारी दी अकाउंट्स बनाने की, तो अच्छा होगा पता है क्या, सारा काम हो एक ही फर्म में रहा होगा, साला अकाउंट्स भी वहां बन रहे होंगे, बैलेंस शीट भी वहीं बन रही होगी, सब कुछ हो वहीं रहा होगा, लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो वो उस सीए की नहीं बनेगी, जो लोग बना रहे हैं वो किसी दूसरे सीए की लगेगी। हमारे यहाँ पे क्या था, प्रीत विहार में आदित्य कॉम्प्लेक्स है, आदित्य कॉम्प्लेक्स में हमारी, आदित्य कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारी सीएस फर्म थी, बराबर वाली सीए फर्म थी। सीए फर्म का नाम था आर रस्तोगी एंड एसोसिएट्स। वो लोग बैलेंस शीट रेडी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब ऑडिट हुई ना तो ऑडिट के ऊपर ठप्पा लग रहा था, लेटर लग रहा था कॉल एसोसिएट्स का। मैंने कहा ये क्या कलेश है, मैं तो बनाता तो हमें तो इतनी समझ नहीं थी ना उस टाइम पे, ये सब प्रैक्टिकल है में जाके सीखा। हमारे टीचरों ने जब सिखाया तो शायद हमने ढंग से सुना नहीं, मैं नहीं कह रहा हमारे टीचरों में कमी होगी, हमने ढंग से सुना नहीं, हमारा ध्यान बराबर वाली पे होता था, हमारा सर पे कभी गया ही नहीं, तो हमारी गलतियां थी वो बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन जब हम सीए फर्म में गए तो पता लग रहा है साला जो बना रहा है वो तो सारी ऑडिट ही नहीं कर रहा। तो मैंने सीए सर को आगे बोला, मैंने कहा सर एक बात बताओ, बनाया आपने लेटर हेड अब किसी और का लगवा रहे हो। कह रहे बेटा ऑडिटर वाले चैप्टर में जब आप जाओगे भी, अब यहाँ पे तुम पढ़ोगे, कह रहे ऑडिटर के चैप्टर के अंदर ना प्रोहिबिटेड सर्विसेज लिखी हुई हैं, और वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है जो ऑडिटर जिस कंपनी के अकाउंट्स रेडी कर रहा है वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। तो कहते हैं अकाउंट्स हम रेडी करते हैं, ऑडिट किसी और सीए से करवाते हैं। अच्छा उल्टा भी होता होगा, जो दूसरा वाला सीए है उनके पास जो अकाउंट्स बनने आते होंगे उनके ऑडिट कौन करते होंगे, ये वाले करते होंगे। क्या वाइसा वर्सा चलता है ऐसे कंसेप्ट। तो रियल लाइफ में काम ऐसे होता है। तो रियल लाइफ में जब तुम देखते हो बैलेंस शीट भी उसी कंपनी में बन रही है, उधर ही बन रही है, ऑडिट भी वही कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं कर रहे, अकाउंट्स किसी और के नाम से बनते हैं, ऑडिट किसी और के नाम से होते हैं। समझ आती है कहानी। रियल लाइफ में काम ऐसे चलता है। तो धीरे धीरे चीजें समझ आनी शुरू हुई, हम लोगों को तो सब चीजें पता ही नहीं होती थी, अच्छा ऐसे भी होता है। तो अब मैं ये बताने इसलिए जा रहा हूं कि अगर तुमने बाय चांस किसी सीए से अकाउंट्स रेडी करवाए हैं, तो मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि सीए अकाउंट्स रेडी कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं करेंगे। वो आगे सेक्शन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ऑडिटर वाले चैप्टर के अंदर, सेक्शन 143 आई थिंक, जिसके अंदर प्रोहिबिटेड सर्विसेज दी हुई 143 है या 144 है। रुको ऑडिट में नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, ये ऑडिट आ गया ना, ऑडिट आ गया, ये नीचे की तरफ हम गए प्रोहिबिटेड सर्विसेज में, ये रहा भाई ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, सेक्शन 144 क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ऑडिट वाले चैप्टर में ऐसा नीचे की तरफ पढ़ना है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। इसका मतलब ये, और ऊपर क्या था, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। इसका मतलब ये नहीं है कि सीए, ऑडिटर कौन होता है, सीए। इसका मतलब ये नहीं है कि सीए अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कर नहीं सकता, जिस कंपनी की कर रहा है वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। बात समझ आ रही है। दूसरी कंपनी का तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस ऊपर ही चल रहे हैं, तो मैंने कनेक्टिविटी कर दी, वापिस हम अकाउंट्स वाले चैप्टर भी चल रहे हैं। चलो भाई, तो पहली बात तो हमारे को अकाउंट समझ आया। अच्छा ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले अकाउंट्स बनाए क्यों जाते हैं ये समझ आ गया, शेयर होल्डर को पेश करने के लिए, ताकि उनको कंपनी की क्या पता लग सके, फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके। अब मेरे को एक छोटी चीज बताओ यहां स्टार्ट करने से पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें कुछ फर्क होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फर्क होता है? एक मिनट रुको, मैं इसको ठीक कर दूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फर्क होता है? अरे धीरे धीरे क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। वेरी नाइस। मैं कह सकता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रॉ मटेरियल है बैलेंस शीट को बनाने के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, कैश बुक, सेल बुक, जर्नल, लेजर, ये सब किस में आते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके बेस पे क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ आती है बात। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक फर्स्ट स्टेप है, पहले ये रेडी होगा, उसके बाद क्या बनेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो यहां पे लिखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, जर्नल, लेजर्स, कैश बुक एटसेट्रा, ये सब इसमें आता है। इसके बेस पे, इसके बेस पे क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या आता है, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक चीज और आती है जो ये लॉ बोलता है यहां पे,
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हर कंपनी पे लगती है, कुछ ही कंपनीज पे लगती है? आप लोगों को अगर याद हो तो स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत सारी कंपनी एक्सक्लूड भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली हर कंपनी को लगानी होती है, लेकिन जो इनमें इस कैटेगरी में आ गई वो आउट हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज और, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी क्यों लिखा है? क्या कंपनी का जरूरी है कि हर साल इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज होता होगा या कभी कभी सेम भी रहता होगा? कितने साल तो बहुत सारी कंपनियां में, अच्छा जो प्राइवेट कंपनी थी लाला कंपनियां, क्या उनमें सालों साल तक इक्विटी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, ज्यादातर चेंज ही नहीं होता? मान लो दो बंदों ने बनाई थी, एक लाला एक उसकी लाली, है ना, 50-50 हजार दोनों ने लगाए, अब वो सारी जिंदगी वही चल रही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो 90% कंपनीज लगाती ही नहीं है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो वो क्या कह रहा है, अगर इक्विटी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है तो लगानी है, वरना नहीं लगानी। किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अब हमारे को ये समझ आ गया बेस क्या होता है। अब हम इसको बुक से पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, द शेयर होल्डर्स प्रोवाइड द कैपिटल टू द कंपनी फॉर रनिंग द बिजनेस, दे आर इन वे द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बात है, पैसा लगा रहे तो वो ओनर है, बट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयर नंबर इज यूजुअली मच मोर। ज्यादातर बहुत सारे होते हैं। अच्छा, रिलायंस के अंदर कितने हजारों में शेयर होल्डर हैं, तो ये लोग मैनेजमेंट तो संभाल नहीं सकते, और आपको पता है एक कंपनी मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15 आगे। बट दे हैव एवरी राइट टू नो एज टू हाउ देयर मनी हैव बीन dealt with by the directors in a particular period। लेकिन अगर ऑब्वियसली बात है, उनके पैसे को यूज कौन कर रहा है कंपनी में, डायरेक्टर्स, तो उनको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टर्स किस तरीके से उसके पैसे को यूज कर रहे हैं, कहां लगा रहे हैं, कहां नहीं लगा रहे, वो सब कैसे पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। दिस इज व्हाई परहैप्स कंपल्सरी डिस्क्लोजर थ्रू एनुअल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर बाय डायरेक्टर अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एनेबल देम टू एक्सरसाइज अ मोर इंटेलिजेंट एंड पर्पसफुल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कह रहा है इस वजह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं ताकि उनको अपनी कंपनी के अंदर पता लग सके कि उन्होंने जो पैसा लगाया वो पर्पसफुल तरीके से यूज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, और वो कंपनी में प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखें। नीचे आते हैं, इसके अंदर बड़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पहली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्लियर कट डेफिनेशन आती है पेपर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, 4 नंबर का क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और 4 ये पॉइंट है। इसके अंदर 5वां तो मेनली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ही है। 4 पॉइंट के 4 नंबर एग्जैक्ट आते हैं, डिट्टो। अगर एज इट इज ये पॉइंट याद होंगे पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा, सेक्शन 2/40। और यहां पे क्या बताया, फाइनेंशियल एडिशन टू एनी कंपनी इंक्लूड्स। अच्छा, मींस नहीं लिखा, पहली बात ये, इसका मतलब ये कि जो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4-5 पॉइंट बताए हुए हैं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती ही है। इसके अलावा आप और कुछ भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वो और कुछ क्या लगता है मैं वो भी बताऊंगा, अभी क्या लगता है वो भी बताऊंगा। पहला क्या क्या है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, आपको पता है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो वो ये बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाना है, या फिर अगर कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर रही है तो उनको क्या लगाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लगाना है। तीसरा हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी। आ गई बात, अगर इक्विटी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो वो इफ एप्लीकेबल तो वो बताओ। और लास्ट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। किसकी बात हो रही है, नोट्स। बैलेंस शीट बनती है, लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, तो वो भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है। ये तो हो गई बात 5 चीजें मेन। जब आपको पता है, जब हम शेयर होल्डर को ये कब भेजते हैं चीजें, जब एनुअल जनरल मीटिंग होनी होती है शेयर होल्डर्स की। आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने में। तो जब कंपनी की एजीएम होनी होती है तो एजीएम से 21 दिन पहले आपको पता है शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा जाता है जनरल मीटिंग का। तो जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ ही सब लगा के भेजा जाता है। तो ये नोटिस के साथ ही क्या लगती है, फाइनेंशियल, ताकि वो पहले से पढ़ के आए सब क्या क्या लिखा है, ताकि जनरल मीटिंग में उनको आके अडॉप्ट करना नहीं करना वो डिसाइड कर ले। इसका मतलब उनको कम से कम 21-22 दिन का टाइम मिल गया, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया कब, ये पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब तुम समझो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब जाती हैं तो क्या साथ में नोटिस, जनरल मीटिंग का नोटिस भी जाता है, साथ में क्या बोर्ड रिपोर्ट भी जाती होगी पूरे साल में क्या क्या हुआ था। इसलिए सब इसने यहां पे क्या लिखा, इंक्लूड्स। अगर ये मेंस लिखता तो खाली यही जाता, लेकिन साथ में बहुत कुछ जा रहा है, नोटिस भी जा रहा है, बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी भी जा रही है, वो सब एक साथ ही जाता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। कब जाता है सब एक साथ, कब, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ। कब जाता है, 21 दिन पहले। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अभी तुम इसमें पढ़ोगे, एक लॉ में एक छोटा सा ना गलती है इसमें। यहां पे क्या जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले जाना होता है, और क्या वो 21 होते हैं, वो 21 क्लियर डेज होते हैं। 21 के तो एक्चुअल में वो 21 नहीं होते, वो 23 होते हैं। जिस दिन भेज रहे हैं वो वाला दिन काउंट नहीं होता, जिस दिन मीटिंग हो रही है वो दिन काउंट नहीं होता, बीच में 21 होने, टोटल में 23 दिन हो गए। यहां पे जब आप इधर जाओगे ना, इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे, तो यहां पे लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी 21 दिन पहले भेजनी होती है, और यहां पे 21 क्लियर लिखा, ओनली 21 लिखा है। क्या फर्क हो गया, जनरल मीटिंग का नोटिस कब जाना होता है, 21 क्लियर डेज पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी कब भेजनी है, 21 डेज पहले। क्या यहां पे एग्जैक्ट 21 बोल रहा है, लेकिन जनरल मीटिंग वाले में 21 क्लियर बोलते हैं, तो क्या वहां 23 है, यहां पे 21 है। लेकिन अगर तुम सोचो कि अगर हम पहले 23 दिन पहले नोटिस भेजें
और 2 दिन बाद स्टेटमेंट भेजें, क्या समझदारी है? कि एक ही बार जो सेंडिंग की कॉस्ट तो एक ही बार आएगी, तो क्या एक ही बार साथ में इनको भी लगाकर भेज दो? अच्छा, अगर हमने 23 दिन पहले 21 की जगह हमने 23 दिन पहले भेज दिया, इसको भी साथ में लगाकर भेज दिया, तो क्या हमने कोई वायलेशन कर दी नोटिस के साथ ही? क्या नोटिस वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई? क्या ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? तो अरे 21 दिन पहले भेजना, हमने 23 दिन पहले भेज दिया, क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये, मैंने तुम्हारा कंपैरिजन बताया कि जनरल मीटिंग वाला सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन जो आपको पता है नोटिस का जो सेक्शन है वो 102 है, 101 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का है, 96 एजीएम का, 102 तो एक्सप्लेनेटरी, सॉरी 102 है आपका, 101 ही है, 102 किसका है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का, और 100 तो किसका है? ईजीएम का, और 103 तो फिर आपको पता है कोरम स्टार्ट हो जाता है। तो इसका 101 है नोटिस का। और तो 101 में क्या लिखा हुआ है, कितने दिन पहले जाएगा नोटिस? 21 क्लियर डेज पहले, 23 दिन। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, कितने दिन पहले जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी? 21 दिन पहले। तो 21 दिन कम से कम होने चाहिए। तो अगर हम 22 दिन पहले, 23 दिन पहले, 24 दिन पहले भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ ही इनको भी साथ में लगाकर भेज देती हैं। लॉजिक समझ आ गया? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब नीचे क्या बोलता है? ये तो हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नीचे क्या बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी, मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मे नॉट इंक्लूड है, शैल नॉट इंक्लूड नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या? एक नॉर्मल लाला कंपनी, स्मॉल कंपनी जो है, या वो ओपीसी कंपनी जो है, क्या अगर ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाना चाहे तो लगा सकती है? लगाना चाहे तो लगा सकती है, लेकिन लगाती होंगी नहीं। इनके पास चॉइस है, लेकिन इनके अलावा जितनी भी कंपनियां बच गई उन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट लगानी मैंडेटरी है, सबको मैंडेटरी है। अच्छा, नीचे क्या बोल रहा है? इट मे बी नोटेड दैट दिस एग्जम्पशन कैन बी क्लेम ओनली बाय दोज प्राइवेट कंपनीज हु हैव नॉट कमिटेड डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 92 और 137। अच्छा, एक चीज समझो, समझाता हूं क्या होता है। एक चीज होती है एनुअल रिपोर्ट और एक चीज होती है एनुअल रिटर्न। क्या दोनों में फर्क होता है? फर्क होता है? क्या फर्क होता है? उल्टा बोल गई। एनुअल रिटर्न कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा बताती है, एनुअल रिपोर्ट कंपनी का फाइनेंशियल डेटा बताती है। तो यहां पे क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा किस में बताया जाता है? एनुअल रिटर्न में। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या बताया जाता है? कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। अच्छा, फाइनेंशियल डेटा में क्या क्या आ गया? कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की पीएनएल अकाउंट, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। ये सब किस में जाता है? एनुअल रिपोर्ट में। और एनुअल रिटर्न में क्या जाता है? डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स, कंपनी में प्रमोटर्स कौन कौन है, डिटेल्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, डिटेल्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, कॉमा जनरल मीटिंग्स हेल्ड इन अ ईयर, एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, कितनी जनरल मीटिंग हुई एटसेट्रा। ये सब किस में बताया जाता है? एनुअल रिटर्न में। तो एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का फाइनेंशियल डेटा जाता है और एनुअल रिटर्न के अंदर कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा जाता है। और एक चीज और, एनुअल रिपोर्ट कंपनी लॉ के सेक्शन 137 से गवर्न होती है। इसके ऊपर कंपनी लॉ का कौन सा सेक्शन लगता है? 137। और एनुअल रिटर्न के ऊपर कंपनी लॉ का सेक्शन 92 लगता है। ठीक है जी, इसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगता है? 92। फिर नीचे एक और बात करते हैं, एनुअल रिपोर्ट के ऊपर सीए, सीएस, सीएम में कोई भी साइन कर सकता है, आपके पास चॉइस है। और एनुअल रिपोर्ट के लिए इंडिया में एक फॉर्म जाता है, उस फॉर्म का नाम है AOC 4। हर साल क्या आरओसी को बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती होगी, हर कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस फाइल करना पड़ता होगा। तो जब वो फाइल करती है, जिस फॉर्म में फाइल करते हैं, उस फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म AOC 4। और इस फॉर्म पे सीएस या सीएम में कोई भी साइन कर सकता है। एनुअल रिटर्न के लिए जो सरकार के पास फॉर्म जाता है, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म MGT 7, फॉर्म MGT 7। और इस फॉर्म के ऊपर ओनली सीएस साइन कर सकते हैं, और किसी को भी पावर नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आती है? आगे बढ़े। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि कनेक्टिविटी थी वहां पे। तो एक होगी एनुअल रिपोर्ट, एक होगा एनुअल रिटर्न। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का, अच्छा एक चीज और, पूरे कंपनी लॉ के अंदर एनुअल रिपोर्ट नाम की टर्मिनोलॉजी को यूज ही नहीं की गई है। एनुअल रिपोर्ट वर्ड सेबी ने दिया है।
तो सेबी लॉ में एनुअल रिपोर्ट वर्ड यूज किया जाता है, कंपनी लॉ के अंदर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बोलते हैं, खाली क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सेबी से क्या बोलता है, एनुअल रिपोर्ट। तो और नॉर्मल लेमैन बंदा भी क्या बोलता है, एनुअल रिपोर्ट। इसलिए तुम्हारे को पता होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट क्या है, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट टर्मिनोलॉजी कंपनी की दी हुई नहीं है, एनुअल रिटर्न टर्मिनोलॉजी किसने दी है, कंपनी लॉ ने। तो एनुअल रिटर्न का सेक्शन कौन सा है, 92, उसमें कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा बताते हैं, किस फॉर्म में जाती है, एमजीटी 7 में जाती है, कौन साइन करता है, सीएस करता है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा जाता है, इसके अंदर कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉपी लगाई दी जाती है। किस सेक्शन में जाती है, 137 के अंदर, कौन से फॉर्म में जाती है, एओसी 4 में, कौन साइन करता है इसके ऊपर, सीएस या सीएमए में से कोई भी कर सकता है। कहानी समझ आ गई, वापिस चले वहीं पे, ठीक है। अभी 137 तो तुम्हारे को ऑब्वियस सी बात है आज की क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेक्शन 128 से लेकर 138 तक है चैप्टर में, तो 137 कहां पे आएगा, इधर ही आएगा आज। तो अब जरा यहां पे वापस चलते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अभी यहां पे तुमने प्रॉब्लम, एक बात बताओ, स्मॉल कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी होती है, क्या 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, और स्टार्टअप कंपनी तो होती प्राइवेट है। तो वो कह रहा है कि ये जो ऊपर वाली प्राइवेट कंपनियां बताई हैं, अगर ये अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगाना चाहती तो ना लगाएं, लेकिन शर्त क्या है, इन लोगों ने सेक्शन 92 और सेक्शन 137 में कोई भी डिफॉल्ट ना कराओ। और 92 और 137 डिफॉल्ट ना करने का मतलब क्या है, इन लोगों ने अपनी एनुअल रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट प्रॉपर टाइम से फाइल की हो, उसमें कोई भी डिफॉल्ट ना हो। बात समझ आ गई जी, ठीक है। अब जो कराने जा रहा हूं उसके ऊपर पेपर में केस स्टडी बनती है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पे। इसके ऊपर पेपर में 3-4 बार केस स्टडी आ चुकी है अलग अलग तरीके से। मैं चाहता था कब का भगा सकता था डेफिनेशन पोर्शन, लेकिन सारा इसमें सारा पेपर बनता ही डेफिनेशन में से है, इस चैप्टर में से आता है। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़नी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर आपको नॉर्मली पता है जी, नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मान लो अगर 22-23 साल चल रहा है तो वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, और वो कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। तो अगर मान लो कोई कंपनी एक्स लिमिटेड है, अगर वो इनकॉर्पोरेट हो रही है कब, अगर मान लेते हैं अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 जुलाई को, तो 1/7/2022 को अगर ये कंपनी क्या हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा, इसका फाइनेंशियल क्लोज कब होगा, 1/7/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इसका साल चलेगा। लेकिन अगर मान लो ये कंपनी 1 जुलाई की जगह 31 दिसंबर को बन रही है, अगर मान लो ये कंपनी 31 दिसंबर 2021 को बन रही है, अब इसका फाइनेंशियल कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2022, गवारों 21 है ना, 21 है, तो 21 से 31 मार्च 2022 आपका 3 महीने में साल खत्म हो गया है ना। अच्छा, अगर यही कंपनी मान लो 1 जनवरी 2022 को बनती, मतलब एक दिन बाद, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को क्लोज होगा, 2023 को। अच्छा, समझने वाली चीज क्या है, एक दिन ने पूरी कहानी बदल दी। कंपनी 31 दिसंबर 2021 को बनेगी तो उसका साल अगले साल की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी 1 जनवरी को बन रही है, 1 जनवरी 2022 को बन रही है, तो वो उसी साल की 31 मार्च को क्लोज नहीं होगी, अगले साल की 31 मार्च 2023 को उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात कौन बोल रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 41 पढ़ लें जरा, देखो। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस द पीरियड एंडिंग 31st डे ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर। नॉर्मली फाइनेंशियल कब खत्म होता है, हर साल की 31 मार्च को। अब यहां से पढ़ना, वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ जनवरी ऑफ ईयर। अगर कोई कंपनी 1 जनवरी उसके बाद बनती है, द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप। तो अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बन रही है, जैसे हमारे एग्जांपल में अगर कंपनी 1 जनवरी को बन रही है तो इसका फाइनेंशियल अगले साल की 31 मार्च को क्लोज होगा। अच्छा, और अगर कंपनी अगर 31/12 को बन रही होती है तो इसका अगला साल कौन सा है, 31 मार्च 2022 ही है, और यहाँ पे 31 मार्च 2023 है। फर्क समझ आ गया, एक दिन में फर्क पड़ गया। यहाँ पे अगर एक दिन पहले बनती तो 3 महीने में इसका फाइनेंशियल क्लोज हो जाता है, ये एक दिन बाद बनी तो इसका फाइनेंशियल 15 महीने बाद क्लोज होगा। अच्छा, तो एजीएम पे भी इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एजीएम कंपनी की फाइनेंशियल क्लोज होने के 9 महीने में होती है। तो अगर कंपनी 31 दिसंबर को बनी होती तो उसके 31/12 मतलब वो उसके वहां से 9 महीने, फाइनेंशियल क्लोज कब हुआ, 31 मार्च को। तो यहां से विद इन 9 मंथ्स में क्या हो जाती है, इसकी फर्स्ट एजीएम हो जाती है। और यहां से विद इन 9 मंथ्स का मतलब है 31/12/2022 क्या हो गई, ड्यू डेट ऑफ एजीएम, ये हो गई ड्यू डेट ऑफ एजीएम। लेकिन अगर कोई कंपनी 1 जनवरी को बन रही है तो इसका फाइनेंशियल क्लोज ही कब होगा,
31 मार्च 2023, तो यहां से विद इन 9 मंथ्स का मतलब है 31/12/2023, ये क्या हो गई ड्यू डेट ऑफ एजीएम। इसका मतलब क्योंकि पहली एजीएम आपको पता है फाइनेंशियल क्लोज होने के 9 महीने में होती है और आगे वाली सारी एजीएम फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने में होती है, तो ये हो गई ड्यू डेट ऑफ एजीएम। तो एक दिन ने पूरी कहानी बदल दी। इसके अंदर 31 दिसंबर को बनी थी 2021 को, तो 3 महीने में साल क्लोज हुआ, उसी के 9 महीने में क्या हो गई पहली एजीएम। इसमें कंपनी 1 जनवरी को बनी तो 15 महीने में साल क्लोज हुआ और अगले साल के फिर 9 महीने में क्या होगी पहली एजीएम। समझ आती है बात? अच्छा तुम्हारे को आज मैं तो बड़े मजे से सिखा रहा हूं ना। इंटरव्यू में क्वेश्चन मेरे को केस स्टडी में रिटन टेस्ट में दिया था, मैं फेल हो गया था। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था आर्टिकलशिप के लिए, सीएस बनने के बाद वाला नहीं, इमार वाला नहीं, जब मैं आर्टिकलशिप के लिए जिस फॉर्म में आर्टिकलशिप पे अप्लाई करने गया था, तो वहां पे रिटन टेस्ट होता है और ओरल टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में एजीएम की सिचुएशन बना के दी हुई थी मेरे को। अच्छा ये चीज पता है ना तुम्हारे को, रिटन टेस्ट होंगे तुम्हारे आगे जाके इंटरव्यू में भी, रिटन भी होंगे ओरल भी होंगे। तो ओरल वाले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। रिटन टेस्ट के अंदर वहां पे उल्टा था। वैसे नॉर्मली क्या, तो तुमने देखो पहले रिटन होता है बाद में ओरल होता है। वहां पे उस दिन ना उस सीएस पे टाइम नहीं था, उसने पहले ओरल ले लिया मेरे से, उसी दिन बाद में क्या लिया रिटन। जब मैं रिटर्न देके अगले दिन कॉल ही नहीं आई, तो समझो तुम्हारा क्या हुआ होगा मेरा, मैं फेल हो गया। तो उससे मेरे इंटरव्यू में मैंने जब चेक करा तो मैंने 3 क्वेश्चन गलत करे थे, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी था। और उसमें मैंने क्या करा कि कंपनी बनी थी 1 जनवरी 2021 को और मैंने क्लोज कर दी 31 मार्च 2021 को। समझ आ गई गड़बड़ी क्या कर दी? उसी साल के 3 महीने में ही क्लोज मार दी। क्लोज कब होनी चाहिए थी? अगले साल की 31 मार्च को। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा हमसे वो क्यों पूछ रहे हैं इंटरव्यू के अंदर? क्योंकि इसी के बेस पे एजीएम करवानी है, इसी के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, सब कुछ इसी के बेस पे होना है। अच्छा क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए बनाता होगा क्या वो भी इसी के बेस पे रहेगा? शेड्यूल 3 किसका है? कंपनी एक्ट का ही तो है। तो कंपनी एक्ट उसके साथ में नहीं फॉलो करना सीए को, तो इसी के बेस पे बनेगी। क्या वो भी यहाँ पे गलती कर जाता है? बहुत सारे सीए भी गलती कर जाते हैं। एक बार क्या हुआ तुम्हें बताता हूँ, बहुत पहले की बात है। आई थिंक ये बात होगी 2016-17 की। 2016-17 में आपको शायद पता, मोदी जी ने इंडिया के अंदर 1,90,000 के आसपास शेल कंपनियां बंद करी थी। तो ऑर्डर आया था कि ये कंपनियां बबल कंपनियां, बबल कंपनी का मतलब पता है ऑन पेपर काम कर रही हैं, एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही हैं, तो इनको बंद करने का नोटिस दे दिया। अच्छा पहले तो क्या होता था कि आपको पता है ना वो कि अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट अब 2 साल से ऊपर फाइल सेक्शन 248 में स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है नोटिस भेज के, तो यही हुआ था। तो उन लोगों ने नोटिस भेजा, लोगों ने सीरियस नहीं लिया, कंपनियों के क्या कर दिए, बंद कर दिए, कंपनी क्लोज कर दी। अच्छा कंपनी का स्ट्राइक ऑफ करा, यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई। जो उनके डायरेक्टर थे ना, उनका पर्सनल बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, क्यों पैसे नहीं निकाल पाएंगे, दिक्कत यहां से चालू हुई। अच्छा अगर खाली कंपनी बंद होती, क्या डायरेक्टर को दिक्कत होती? होने दे बंद, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हम तो पहले भी ऑपरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उनके पर्सनल अकाउंट फ्रीज हो गए कंपनी के करंट अकाउंट के साथ साथ, क्या पर्सनल अकाउंट में पैसा पड़ा होगा बहुत सारा, वो भी नहीं निकाल पा रहे, अपना ही पैसा। सरकार ने समझदारी दिखाई, मोदी जी ने गेम खेली थी पूरी। और जब ये करी तो पहले कंपनी को क्या बोला गया, पहले तो क्या करो भाई, जितने साल से तुम्हारी कंपनी, तुम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, पहले उतने साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी फाइल करो विद इंटरेस्ट, पेनल्टी का जो इंटरेस्ट बनता है साथ में वो भी फाइल करो। साथ में क्या करो, फाइल करने के बाद जब सारा कुछ ओके हो जाए तो उसके बाद कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगाओ, माफी मांगो तुमने गलती करी है, आगे नहीं करोगे। उसके बाद क्या करो, अपने बैंक अकाउंट खुलवाने की फिर अलग से एप्लीकेशन लगाओ कि हमारे बैंक अकाउंट भी क्या कर दो, खोल दो, उसके बाद खुलेंगे। तो जब ये सब हुआ तो ये जो ऑर्डर आया था ना, ऑर्डर मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम्हारे को ये प्रोवाइडेड दैट कोमा पे क्यों रखता हूं। एक सीए है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, करोल बाग में उसकी बहुत अच्छी खासी फर्म है। कह रहा है यार ये ना एनसीएलटी का ऑर्डर था और हमारी कंपनी के अगेंस्ट पास किया गया है, और कह रहा साथ में एमसीए की नोटिफिकेशन भी आई थी। कह रहा क्या लिखा समझ नहीं आ रहा, पढ़ के बता दे यार। सीए था, क्वालिफाइड था, लॉ पढ़ना नहीं आता था, लॉ को पढ़ बहुत बड़ा लेटर आया कि जिसके अंदर उनकी कंपनी को डिस्क्वालीफाई करा गया। तो कह रहा है इसकी इंटरप्रिटेशन समझाते 2 पेज को, क्या लिखा गया मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ऐसे सीए नहीं बनना है, ऐसे प्रोफेशनल जिंदगी में नहीं बनना है कि तुम्हारे इतने बुरे हालात हैं कि तुम क्वालिफाई होने के बाद भी तुम्हारे को 2 पेज के कोर्ट की जजमेंट समझ नहीं आ रही कि उसमें लिखा क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगी। बस वो गधों की तरह आईटी या जीएसटी फाइलिंग करनी है, वैसे वाले काम नहीं करने हैं, क्वालिटी प्रोफेशनल बनना है। अच्छा क्या सारे सीए ऐसे होते हैं? कुछ क्वालिटी वाले भी होते हैं, ऐसे ऐसे क्वालिटी वाले हैं तुम उस सीए के आगे बात नहीं कर सकते, मुंह उतार देगा तुम्हारा। ऐसे सीए भी हैं, मतलब इतने लाजवाब सीए भी हैं कि तुमसे बात करते हो ना खुद भी डर लगता है कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। और ऐसे सीए भी इनको बोलते चला बैठ जा, देखते हैं क्या करना तेरा। रिस्पेक्ट ना अर्न की जाती है, डिग्री से नहीं होती वो रिस्पेक्ट। एक डिग्री तो प्राइमा फेसी है कि सीए है, सीएस है, सीएम में है, औकात तो बाद में दिखती है बात करने के बाद कि उसे कितना आता है कितना नहीं आता। और रिस्पेक्ट तुम्हारे को इंडस्ट्री में तुम्हारे काम से मिलेगी, तुम्हें काम कितना आता है ना। चलो नीचे बढ़ते हैं। अब ये वाली यहां तक की कहानी तो समझ आई ना। अब जो नीचे वाली समझा रहा हूं, नहीं अमेंडमेंट आई थी 2019 में और इससे सारा खेल बदल जाएगा पूरा का पूरा।
इसको समझी, इस पैराग्राफ को समझने से पहले ना मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं। तुमने कभी शब्द सुना है? देखो, एक होती है, ये नीचे वाला पैराग्राफ समझ ही नहीं आएगा वरना ये करिए नहीं समझाऊंगा। एक शब्द होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक शब्द होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक शब्द होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कभी ये शब्द सुने दोनों? एक शब्द होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक शब्द होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्क होता है दोनों में कुछ? क्या फर्क होता है? स्टैंड अलोन मतलब इंडिविजुअल, हाँ। एक बात बताओ, इंडिया में कोई भी कंपनी हो, कोई भी एनी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, नॉर्मल है, उसका होल्डिंग सब्सिडरी का कोई रिलेशनशिप है भी नहीं, क्या हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल आरओसी को फाइल करनी होती है? तो हर कंपनी जो अपनी स्टेटस फाइल कर रही है, किसको? आरओसी को, उसे हम बोलते हैं स्टैंड अलोन, खुद की। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हर साल कंपनी अपनी फाइल करती है, किसको? आरओसी को। इंडिया में ना एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। मान लो एक एच लिमिटेड कंपनी है, होल्डिंग कंपनी। मान लो एक एस लिमिटेड कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। मान लो ये होल्डिंग कंपनी है। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी कब बनती है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर होल्ड करती है, तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। मान लो ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। अब इसमें होता पता है क्या है? अब होता पता है क्या है? देखो, क्या होल्डिंग कंपनी अपनी खुद की, अच्छा क्या दोनों कंपनियों की खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों कंपनियों की खुद की पहचान है? ये एक अलग एंटिटी है, एक अलग एंटिटी है। तो होल्डिंग कंपनी हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को फाइल करती होगी। ये क्या करती होगी? हर साल अपनी फाइल करती होगी, जो कि खुद की फाइल कर रही है। इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, क्या ऐसे ही सब्सिडरी कंपनी भी अपनी खुद की फाइल करती होगी? जैसे होल्डिंग कंपनी फाइल कर रही है, क्या ऐसे ही सब्सिडरी कंपनी भी अपनी खुद की फाइल करती होगी? तो ये जो खुद की फाइल कर रही है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, प्लस इसके अलावा क्या होगा? एक होल्डिंग और सब्सिडरी की एक कंबाइंड बनेगी, एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड की एक कंबाइंड क्या बनेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाई जाएंगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? जो इन दोनों की कंबाइन बनेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक चीज याद रखना, ये कंसोलिडेशन करने की जिम्मेवारी सब्सिडरी कंपनी की नहीं होती, होल्डिंग कंपनी की होती है। लिख लो अपने पास, कंसोलिडेशन करने की ड्यूटी हमेशा किसकी होती है? क्या हो गया इसको? हाँ, अब आ गया। लिख लो यहां पे, कंसोलिडेशन करने की जो ड्यूटी है, वो किसकी होती है? होल्डिंग कंपनी की। किसकी होती है? होल्डिंग कंपनी की। इसका मतलब अगर तुम यहां पे देखो, दो कंपनियां हैं, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। इसका मतलब पहले तो एच लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट वगैरह फाइल करेगी आरओसी को, वो उनकी स्टैंड अलोन हो गई। सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट वगैरह फाइल करेगी, वो सब्सिडरी की स्टैंड अलोन हो गई। साथ में होल्डिंग कंपनी एक और बैलेंस शीट फाइल करेगी आरओसी को, जो होल्डिंग और सब्सिडरी की क्या होगी? कंबाइन। इसका कह सकता हूं होल्डिंग कंपनी को दो बैलेंस शीट फाइल करनी है आरओसी को, एक तो अपनी स्टैंड अलोन वाली और दूसरी जो उनकी सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेटेड वाली। लेकिन सब्सिडरी कंपनी को खाली एक ही फाइल करनी है, कौन सी वाली? स्टैंड अलोन वाली। उनको कंसोलिडेशन से कोई लेन देन नहीं है। तो कंसोलिडेशन की जिम्मेवारी हमेशा किसकी होती है? होल्डिंग की होती है, सब्सिडरी की नहीं होती। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अब जो तुम्हारे को पैराग्राफ समझाने जा रहा हूं ना, उससे कनेक्टिविटी है इसकी। क्या स्टैंड अलोन और कंसोलिडेशन फर्क समझ आ गया? तो कंसोलिडेशन कौन करता है? होल्डिंग कंपनी करती है। क्या अगर होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेट फाइल कर रही है तो क्या अपनी स्टैंड अलोन फाइल ना करे तो चलेगा? या दोनों फाइल करनी है? दोनों करनी है। होल्डिंग का वो दो फाइल करनी है, स्टैंड अलोन प्लस कंसोलिडेटेड, और सब्सिडरी को ओनली स्टैंड अलोन फाइल करनी है अपनी अपनी, बस। अच्छा, एक चीज और, क्या कंसोलिडेशन खाली सब्सिडरी कंपनी के साथ होता है? एसोसिएट कंपनी के साथ भी होता है? एसोसिएट के साथ भी होता है। अगर इस होल्डिंग कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है तो उसको साथ भी क्या करना पड़ेगा? उसके अकाउंट्स को भी क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये ऊपर एच लिमिटेड है, नीचे एस लिमिटेड एक क्या है? सब्सिडरी कंपनी, नीचे एक ए लिमिटेड होती है एसोसिएट कंपनी। तो क्या होता? एच लिमिटेड अपनी स्टैंड अलोन फाइल करती, ए लिमिटेड अपनी स्टैंड अलोन फाइल करती है एसोसिएट कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी अपनी स्टैंड अलोन फाइल करती। पहले तो सब अपनी अपनी क्या करती?
स्टैंड अलोन फाइल करती। साथ में होल्डिंग कंपनी क्या करती, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाती, किसके साथ, सब्सिडरी के साथ और एसोसिएट के बाद एक अलग से फाइल करती। इसके अब भी कंसोलिडेशन किसको करना है, होल्डिंग को ही करना है। सारा खेल किसके ऊपर है, होल्डिंग के ऊपर। अब ये मैंने जो बातें बताई है ना, इसको लिंक करो यहां से। कहता है प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन में बी मेड बाय अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी और अ एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब आपकी एक कंपनी इंडिया में है, या तो आपकी होल्डिंग कंपनी बाहर है, या आपकी सब्सिडरी कंपनी बाहर है, या आपकी एसोसिएट कंपनी बाहर है। अच्छा उल्टा हो सकता है, ऐसी को ऐसे ही पढ़ लो। तो अगर आप सब्सिडरी हो तो आपकी होल्डिंग बाहर है, अगर आपकी सब्सिडरी बाहर है तो होल्डिंग इंडिया में है। और सेम, या तो आप किसी के एसोसिएट हो या आपके एसोसिएट क्या है, बाहर है। ऐसा इसमें से कुछ भी है तो एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। और आपको क्या फॉलो करना पड़ रहा है, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। अच्छा यहीं रुक जाओ। अच्छा इंडिया में अकाउंट्स जो बनते हैं, अच्छा दो तरीके के ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। इंडिया में दो ईयर होते हैं। फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक का, और कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर उसी साल की 31 दिसंबर तक का। अच्छा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कैलेंडर ईयर को क्या मान लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं। अच्छा और पहले आपको पता होगा शायद इंडिया में ये तो फाइनेंशियल ईयर वाला कंसेप्ट तो अब आया है नए वाले कंप्लेक्ट में। आपको पता होगा पुराने वाले कंप्लेक्ट में फाइनेंशियल ईयर की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। वहां पर कैसे चलता था, अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से फॉलो करती, दिवाली से दिवाली, एक दिवाली से अगली दिवाली एक फाइनेंशियल ईयर, एक होली से अगली होली एक फाइनेंशियल ईयर, अपने हिसाब से फाइनेंशियल ईयर डिसाइड करती थी। क्या स्टैंडर्डाइज करा गया बाद में, क्या सबके लिए सेम होना चाहिए। अच्छा क्या दिवाली से दिवाली के एक्चुअल 12 महीने का स्टेटस बताएगा कि हर साल दिवाली सेम डेट पे होती है, लेकिन क्या 1 अप्रैल से 31 अगले साल की 31 मार्च क्या हर साल सेम चलेगा। इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए नए कंप्लेक्ट में क्या दी गई, फाइनेंशियल ईयर की प्रॉपर तरीके से क्या दी गई, डेफिनेशन। अब सोचने वाली चीज पता है क्या है, मान लो होल्डिंग कंपनी तुम्हारी इंडिया में है और सब्सिडरी कंपनी तुम्हारी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री के अंदर है जहां पे फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट फॉलो होता है। मतलब वहां पे कैलेंडर ईयर को बेस मानते हैं और इंडिया में फाइनेंशियल ईयर को बेस मानते हैं। अब दिक्कत क्या है, कंसोलिडेट कैसे करोगे। यहां पे 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च की परफॉर्मेंस है और वहां पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर की परफॉर्मेंस है। क्या दोनों साल, अच्छा बेस सेम पावर एड होती है, पढ़ा मैथ्स में, हालांकि मेरा हाथ टाइट है मैथ्स में, लेकिन इतने छोटे छोटे कंसेप्ट मेरे को याद है कि बेस सेम होता है पावर एड। क्या जब दोनों का बेस ही सेम नहीं है तो मर्ज कैसे करोगे दोनों को। तो इसलिए वो क्या कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट करी है, आरडी को। किस फॉर्म में एप्लीकेशन लगाओगे, फॉर्म नंबर आरडी 1 में। फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म आरडी 1, कि भाई हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री वाली का डिफरेंट है और जो जिसके साथ हम कंसोलिडेशन करना चाहते हैं वो डिफरेंट है, और आप हमारे को अलाउ करो कि हम जो अपने अकाउंट रेडी करें वो इंडियन फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ना करें, किसके अकॉर्डिंग करें, बाहर वाले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करें, ताकि दोनों का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। आप किस पे एप्लीकेशन लगा रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट पे एप्लीकेशन लगा रहे हो। अगर वो आपको ऐसा अलाउ कर देते हैं तो कहानी खत्म, फिर अब आपके कंसोलिडेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका फाइनेंशियल ईयर इंडिया में होने के बाद भी कौन सा वाला माना जाएगा, वो वाला जो आपकी दूसरी कंपनी का है। समझ आती है बात। अच्छा ये ऐसा कोई, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज अ होल्डिंग कंपनी। देखो लिखा है एप्लीकेशन कौन लगाएगी, या तो होल्डिंग कंपनी लगाएगी, सब्सिडरी लगाएगी, एसोसिएट लगाएगी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इससे समझ क्या आ रहा है, अगर होल्डिंग इंडिया में है तो आपकी सब्सिडरी बाहर है, अगर सब्सिडरी इंडिया में है तो आपकी होल्डिंग बाहर है, एसोसिएट इंडिया में तो आपकी होल्डिंग बाहर है। कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों तरफ से वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अच्छा दोनों में ध्यान देने वाली क्या है, और दिक्कत कब हो रही होगी, दोनों जगहों पे चीजें अलग हो रही होंगी। उनका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा अलग और हमारा फाइनेंशियल क्या होगा अलग। और कंसोलिडेट करने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, आरडी 1 में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, किसके पास, सीजी के पास। और अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं, अच्छा आरडी ने तो ऑर्डर दे दिया, क्या आरडी के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को बतानी पड़ेगी। तो कह रहा है जब आरडी आपको ऑर्डर देगा तो आरडी के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को देनी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, फॉर्म नंबर INC 28 में। समझ आ गई बात। अच्छा इसमें आप INC 28 में आरओसी को क्या बता रहे हो कि भाई हमने आरडी के पास अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की एप्लीकेशन लगाई थी, आरडी ने हमारे को अप्रूवल दे दिया। ये बात समझ आती है। इससे फायदा क्या होगा, ताकि आरओसी कल को, ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगले साल से जब आपकी बैलेंस शीट बना करेंगी कंपनी की, वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होंगी। अच्छा वो डिफरेंट के हिसाब से होंगे तो आरओसी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि आरओसी के रिकॉर्ड में ऑलरेडी क्या होगा, अपडेटेड होगा कि भाई आपके पास क्या है, आपका ये वाला फाइनेंशियल ईयर नहीं लग रहा। बात समझ आ गई जी। ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म। ठीक है जी, फाइनेंशियल की डेफिनेशन समझ आ गई, ये आपका निपट गया। यही मेन था एग्जाम के हिसाब से। अब नीचे आते हैं जी, अब कौन सी डेफिनेशन है। अच्छा नीचे वाले को तो छोड़ दो, वो तो बेकार पैराग्राफ है। अब सीधा आओ, रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 120
8। अच्छा ये बात किसके ऊपर हो रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हो रही है। लेकिन जब तुम अंदर सेक्शन में पढ़ोगे ना तो वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों के बारे में बात करता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। हेडिंग तो खाली किसके ऊपर है? बुक्स ऑफ, लेकिन जब अंदर माल देखते हैं तो किसके बारे में बात हो रही है? सबके बारे में हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी हो रही है, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स। अच्छा अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स क्या होते होंगे? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉल नहीं करे लेकिन छोटे मोटे। अच्छा कंपनी के मिनट्स है ना, जो कंपनी के होते हैं, या कंपनी के नॉर्मल जो रेजोल्यूशंस पास हुए, कंपनी के पास इंटरनल कॉपी पड़ी है, क्या वो भी रेलेवेंट पेपर्स हैं? अच्छा ऑल्दो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ रहे लेकिन वो भी क्या है? रेलेवेंट पेपर्स हैं। तो जब हम ऑडिट करने आते होंगे क्या उन पे भी ध्यान देते होंगे? उन पे भी ध्यान देते होंगे। अच्छा कंपनी ने कोई भी डिसीजन लिया तो रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, तो क्या हम रेजोल्यूशन की कॉपी मंगा सकते हैं उनसे कि एक बार कॉपी लाकर दिखाओ कि तुमने डिसीजन लिया था या नहीं लिया था? तो वो वाली बातें करा। तो वो सब किस में आती हैं? अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स। तो वो बुक्स अकाउंट्स में नहीं आ रहे क्योंकि वो फाइनेंशियल डेटा नहीं है, लेकिन वो किस में आ जाएंगे? अदर रेलेवेंट तो वो भी हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स में। तीसरी चीज क्या हो गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके कहां रखवानी है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, सेक्शन 128 बोलता है। अच्छा एक चीज आपको याद होगी, ये बात मैंने बताई भी थी, पूरे कंपनी लॉ के अंदर कहीं पे भी हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस नाम की कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है। पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ दो ही टर्म यूज होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। जो आपका मेन ऑफिस है, जिसे आप हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस बोलते हो, उसे कंपनी लॉ में क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। और बाकी बचे जितने भी तुम्हारे ऑफिस है वो सब क्या है? ब्रांच ऑफिस। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सारे बनाकर रेडी कहां पे रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं। और आगे कह रहा है सेक्शन 128 स्पेसिफाइज द कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड कीप एट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीनों के बारे में बात हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स के बारे में भी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी। तीनों ही कहां पे मेंटेन करने हैं? हर फाइनेंशियल के रजिस्टर्ड ऑफिस में। द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और इट्स ब्रांचेस। अच्छा ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, क्या वो सारे ढंग से फॉलो हुए हैं नहीं हुए हैं? अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन से लॉ लगते हैं? कंपनी लॉ लगता होगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगते होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते होंगे, क्या सब लगते होंगे? ये क्या सारे ढंग से फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे? अगर सारे ढंग से फॉलो हुए थे बनाते वक्त, इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर इनमें से कुछ भी वायलेट हुआ था तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। तो क्या कह रहा है? और आपकी जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगी? एक्रूअल बेसिस पे एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओहो हम तो डर गए। डबल एंट्री सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना? और एक्रूअल बेसिस पे समझ आता होगा। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? पैसा खड़ा होना, सीधी सी भाषा बोलो तो पैसा खड़ा होना। तुमने किसी कोई चीज दे दी, पैसा एक्रू हो गया। ड्यू तो कब होगा? ड्यू डेट पे। एक्रू का मतलब तुमने लेना तो है लेकिन मिलेगा कब? वो ड्यू डेट पे। समझ आती है ना बात? एक्रू, एक्रू, ड्यू। अच्छा 11वीं 12वीं में जब होते थे ना मैं स्कूल में, तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी दो कंसेप्टों में होती थी, एक्रू ड्यू पे होती थी ना। और अब तो तुम्हारे को लगता है ये तो बेसिक लगता होगा, ये क्या ही है एक्रू ड्यू। हाँ भाई, तो पहला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारे को ऑलरेडी पता है, सेक्शन 128 सेक्शन 1 वही रिपीट हो रहा है। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं। दूसरी बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और वो क्या कह रहा है देखना पड़े ध्यान से। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट रिक्वायर दैट एवरी कंपनी टू प्रिपेयर एंड कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां पे? एट। लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हाउएवर ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड। अच्छा अदर प्लेस विद इन इंडिया, नॉट। इसका मतलब नॉर्मली तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां प्रिपेयर करनी है? लेकिन अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रखकर किसी अदर प्लेस में मगर विद इन इंडिया रखना चाहो तो रख सकते हो, रख सकते हो। वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने का मतलब क्या? बाय पासिंग बीआर। क्या पास होगा? बीआर पास होगा। और आगे क्या कह रहा है? सो डिसाइड द कंपनी इज रिक्वायर्ड विद इन 7 days ऑफ सच डिसीजन। अच्छा डिसीजन का मतलब क्या? बाय पासिंग बीआर। तो जिस दिन बीआर पास हुआ उसके 7 दिन के अंदर क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास होने के आरओसी को एक कॉपी भेजनी, नोटिस बताना है कि भाई किस जगह पे आपने अदर प्लेस पे वो चीजें रखी हैं, किस फॉर्म में? फॉर्म नंबर एओसी 5 में, फॉर्म नंबर एओसी 5 में। इसका नॉर्मली आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहते और किसी और प्लेस पे रखना चाहते हो, अच्छा कई बार ऐसा होता है, बहुत लॉजिकली सोचना है क्यों बनाया गया। कितनी कंपनियां ऐसी हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाती हैं किसी गांव में। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी लॉ में तुम लोगों ने पढ़ रखा है, तुम लोगों ने कंपनी लॉ में एजीएम वाले चैप्टर के अंदर, कि एजीएम कहां होती है? जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। ज्यादातर कंपनियां ने इसमें गेम कर देती हैं। क्या करती हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस बनाती हैं गांव में, किसी छोटे से पिंड में। उसका रीजन क्या है?
अगर बहुत ज्यादा आप गांव वाले साइड पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओगे तो वहां पे एज सारे लॉ रजिस्टर्ड ऑफिस के बेस पे लगते हैं, तो बहुत सारे शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करने आएंगे ही नहीं उस गांव में, और जब आएंगे नहीं तो लिमिटेड शेयर होल्डर जाएंगे, और लिमिटेड शेयर होल्डर ज्यादातर वो कौन होते होंगे, कंपनी के प्रमोटर वगैरह होते होंगे, और जब कंपनी के प्रमोटर वगैरह वहां पे जाएंगे तो अपने हिसाब से वोटिंग तो उन्हीं के बेस पे होती है, जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के बेस पे वोटिंग होती है, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, बाहर वालों की इंटरफेरेंस होगी ही नहीं। अच्छा ये गेम होती है बहुत बड़ी। अच्छा तुम सोचो कि कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस बना दिया किसी गांव में, लेकिन कंपनी मेनली ऑपरेट नहीं कर रही है वहां से, ऑपरेट कर रही है भाई मुंबई से या दिल्ली से, तो इसका जो मुंबई दिल्ली वाला ऑफिस है वो तो उनका ब्रांच ऑफिस है। अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हर बार वहां पंजाब में थोड़ी जाएंगे, अगर उन्होंने गांव में पंजाब में बना रखा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो कहां मेंटेन करेंगे वो, जहां उनका मेन ब्रांच ऑफिस जहां से वो मेनली ऑपरेट हो रहे हैं, है तो ब्रांच ऑफिस लेकिन ऑपरेट कहां से हो रहे हैं, वहां से। तो वो कहता है अगर वहीं पे आप अपने अकाउंट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, बीआर पास करके 7 दिन में आरओसी को बताना पड़ेगा, फॉर्म नंबर एओसी 5 में। समझ आया पैराग्राफ क्यों लाया गया कि बहुत सारी अच्छा इसमें गलत नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये तो लापरवाही है, मतलब ये तो नाइंसाफी है शेयर होल्डर्स के साथ। अरे नाइंसाफी तब होती है जब उनको आने को अलाउ ना कर रहे होते, तुम जाओ गांव में दे दो वोट, तुम्हें मना थोड़ी करा जाने को, अगर इतना ही शौक है वोट देने का तो जाओ, तुम्हारे को रोक थोड़ी लगाई है। समझ आती है बात, ठीक है जी। ऑनलाइन भी दे सकते, लेकिन सारी कंपनियों की नहीं होती ना ऑनलाइन। जाता कौन है पहले ये बता, मैं नहीं जाता वोट देने, कौन जाता, हम तो ऑनलाइन में दे रहे, मैं तो घर में मेल भी नहीं खोलता। कुछ लोगों को होता होगा, हो मेरी कंपनी मेरा वोट, दे लो भाई, तुम्हारा अधिकार तुम्हारा राइट। वो तो दे भाई, वो तो पूरी कंपनी का तख्ता पलट सकता था वोटिंग देके, चलो वो तो बेचारा हो। हाँ भाई ये कहानी समझ आ गई। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये बता इतना बता रहा है, इस वाले पैराग्राफ को खुद ही पढ़ लेना कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर क्या होना चाहिए, आज के में सुन लेना, एक सिस्टम आया ऑडिट ट्रेल का सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल। अभी ऑडिट ट्रेल क्या होता है समझा देता हूं। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चेकिंग वाला सॉफ्टवेयर है। आपने कुछ भी अकाउंट्स बनाए, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी करी तो वो आपको एरर दे देगा। अच्छा एक चीज और, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप मान लो 10 साल के अकाउंट्स हैं, आप आज ऑल्टर कर रहे हो, पता ही नहीं लग पाएगा कि वो कब बने थे और कब ऑल्टर हुए थे। ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर आज की डेट में अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली बना रही है तो ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर ये बता देगा कि अकाउंट्स कब कब मॉडिफाई हुए हैं। एक नया सॉफ्टवेयर है, कौन सा, ऑडिट ट्रेल। और ये अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद देखते हो कि जिन लोगों ने टैली का सॉफ्टवेयर यूज करा, अगर तुम कुछ भी एंट्री गलत डालते हो एरर बताया था कि यहाँ पे एरर है, इसका मतलब ये भी इसके अंदर भी एक छोटा सा क्या है, ऑडिट ट्रेल है। तो ऑडिट ट्रेल आजकल बड़े लेवल पे काम करता है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स अकाउंट बना रही है तो उनको क्या करना पड़ता है, ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना पड़ता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेगा कि सारी चीजें ढंग से डल रही है नहीं डल रही, और कभी भी अगर अकाउंट्स में कोई भी मॉडिफिकेशन होगी तो डेट वाइज बताएगा कि किस डेट को मॉडिफाई हुए, किस डेट को एंटर हुए। अच्छा इससे क्या होता है, पहले क्या होता था, बहुत सारी कंपनियां 10-10 साल तक अकाउंट्स बना ही नहीं रही हैं, अच्छा उनको खबर आ जाती थी कि इनके ऊपर छापा पड़ने वाला है, तो 10 साल के रिकॉर्ड्स एक 2-2 महीने में सारे प्रिपेयर हो रहे हैं बैकडेट से। अच्छा तुम खुद सोचो, मैंने अपने हाथ से 10-10 साल के मिनट्स 2-2 महीने में बनाए हैं कंपनियों के, और कितनी बार तो ऐसा होता था मैं बना रहा था, डायरेक्टर मर गया, एंट्री डाल दी कि डायरेक्टर इस मीटिंग में अटेंड हुआ है, मेरे को तो पता ही नहीं है ना कि वो मर चुका है, तो बाद में फोन करके बोलते थे। मैंने क्या करा, एक बार क्या हुआ तो मैं बता रहा हूं, मैंने ना एक कंपनी के 1998 से लेकर 2012 तक के अकाउंट्स रेडी करे, उसके बाद के बने हुए थे। अच्छा 1998 से 2012 तक के अकाउंट्स का मतलब हो गया 14 साल के अकाउंट्स रेडी करे। अच्छा उसमें क्या हुआ कि बोर्ड मीटिंग अपने हिसाब से, साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग दिखानी होती है, अपने हिसाब से 4 डेट मेरा बॉस कहता सोच ले, अपने हिसाब से डालता रहे, इस डेट पे क्या हुई थी बोर्ड मीटिंग, क्योंकि जिन डायरेक्टर की कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है खुद भी नहीं पता कि बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, उन्हें भी डेटें याद नहीं है। अब मैं खुद ही अपने हिसाब से सोच के डाल रहा हूँ 4। अब मैं अच्छा जितनी बोर्ड मीटिंग उसमें सब सारे डायरेक्टर को क्या दिखाता चला जा रहा हूँ, प्रेजेंट। मैं 2012 तक सारे डायरेक्टर को प्रेजेंट दिखाता गया। उसमें एक लेडी थी शरणजीत कौर, मतलब सुधारों की कंपनी थी, बहुत पंजाब के जट थे, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर था, बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम मेरे मुंह से बोलते बोलते निकल गया, बोलना नहीं था वो नाम, लिस्टेड कंपनी है खान मार्केट के अंदर, बहुत बड़ी। और मेनली वो उनका खान मार्केट में तो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेनली वो नेहरू प्लेस से ऑपरेट करती है। जब वो कंपनी हुई ना, मैं उसको ऑडिट कर रहा था, मैं एक डायरेक्टर को प्रेजेंट दिखाता चला गया लेडी को, वो डायरेक्टर का फोन आया उनके लड़के का, कह रहा सर मैं तुसी ना 2012 दी बोर्ड मीटिंग से मेरी मम्मी ने प्रेजेंट दिखाता, 11 से दिखाता, मेरी मम्मी ने गुजरे हुए 4 साल हो गए ने, मतलब उससे पहले ही, मतलब उनकी मम्मी 2008 में गुजर गई थी, मैं 12 तक की बोर्ड मीटिंग में क्या दिखाता चला गया, प्रेजेंट। मैंने कहा पहले बताना चाहिए था ना कौन कौन खड़क गया, पहले मन में पता तो होना चाहिए भाई, उसके हिसाब से बनाएंगे। फिर मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर इनसे मंगवा लो किस किस की डेथ सर्टिफिकेट है, कौन कौन चला गया, कौन कौन खानदान में है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन डायरेक्टर था कौन नहीं था, पता तो होना चाहिए ना।
उसके बेस पे फिर सारी चीजें क्या करी, चेंज करी दोबारा। तो पहले ऐसी गड़बड़ियां होती थी। अच्छा आरओसी वाले आ रहे वाले छापा मार रहे हैं, सारे अकाउंट्स क्या है रेडी। अच्छा अकाउंट्स तो वैसे भी रेडी होते हैं क्योंकि हर साल फाइल करने होते हैं, लेकिन जो मिनट्स, नोटिस, एजेंडा आपको पता है इंटरनल रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, तो ये सब चीजें फाइल नहीं होती, मिनट्स वगैरह तो सब रेडी कर रहे हैं। अच्छा रेडी कर लिए, सब रेडी करने का अच्छा मिनट्स में तो दिखा रहे हैं समरी के अंदर की क्या क्या हुआ था। उस दिन मैंने रियलाइज करा कि यार ये कितना लूप होल है। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ऑडिट ट्रेल का सिस्टम ले आए। कंपनी में जो भी अकाउंट्स बनेंगे, जो भी मिनट्स बनेंगे, सबके सिस्टम के अकॉर्डिंग बनेंगे। अच्छा अब मैं अगर बैक डेट एंट्री से बनाऊंगा तो क्या सारी डेटे बता देगा? अगर मैं 2012 के अकाउंट्स 2023-24 में बनाऊंगा तो क्या बता देगा बने कब है 2023 में। ये सिस्टम आ गया भाई साहब, जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई। तो कह रहा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट्स बनाने हैं, कुछ भी करना, तो कौन सा सिस्टम फॉलो करो कंपनी में, ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाओ। और अच्छा एक नया सॉफ्टवेयर आया। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेल भेजते हो, मेल भेजने के बाद क्या तुम्हें पता होता है सामने वाले ने मेल पढ़ ली नहीं पढ़ ली? नहीं पता लगता ना। जैसे व्हाट्सएप में पता लग जाता है ब्लू टिक हो गया, उसमें नहीं पता लगता ना। आजकल ये वाले सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, कंपनीज को इंस्टॉल करने हैं, ताकि कोई शेयर होल्डर, जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर ना कंपनियों के ऊपर झूठे केस करते थे कि हमारे को तो तुम्हारी मेल आई नहीं, नोटिस रिसीव भी नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर केस कर दिया कंपनी में। अच्छा कंपनी बेचारी फंस जाती थी। आजकल कंपनियों पे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये देख के बता देंगे उस बंदे ने मेल पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, किस डेट को रिसीव हुई थी। ये सॉफ्टवेयर भी आ गए। अच्छा इससे फायदा क्या हो रहा है कि कल को अगर कोई शेयर होल्डर झूठ बोलता है तो कंपनी बता सकती है कि हमने नोटिस भेजा था, सामने वाले रीड भी करा था। जमाना बहुत ज्यादा बदल गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। तुम्हारे को बताई थी ना मैंने बात कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लग गए हैं कंपनी के अंदर। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं कि आपको इंटरनली कंट्रोल किया जा रहा है। अगर कोई क्लाइंट, अगर कोई इंसान कंप्यूटर पर बैठा होगा, तुमने देखा ना कुछ एम्प्लॉइज होते रहते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय की आंख कंप्यूटर पे बैठे हुए 5 मिनट से ज्यादा बंद है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने बॉस को मैसेज भेज देगा, मेल डाल देगा कि आपका ये वाला एम्प्लॉय इस वाले कंप्यूटर बैठ के सो रहा है। आजकल बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी में सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अगर आपका एम्प्लॉय 3 या 4 वेबसाइट डाल दी है, 3 या 4 वेबसाइट दे दी भाई, एक पहले एम्प्लॉय क्या करते थे, कंप्यूटर की वेबसाइट पर कंपनी के अंदर पोन खोल रहे हैं, है ना, और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं अलग अलग वेबसाइट पे जाके। आजकल क्या सिस्टम कर दिया है कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी एमएनसी के अंदर, 3 या 4 वेबसाइट का एक्सेस, जैसे हमारे सीएसीएस वालों को, सीएमए वालों को मेनली एमसी की वेबसाइट विजिट करना होता है, इनकम टैक्स की वेबसाइट विजिट करना होता है, जीएसटी की वेबसाइट विजिट करना होता है। तो 4-5 रनिंग की वेबसाइट जो हमारे को विजिट करनी होती है, उनका एक्सेस दिया हुआ है। अगर इसके अलावा एम्प्लॉय किसी अन्य वेबसाइट पर जाता है तो बॉस के पास मेल चली जाएगी इस वाले एम्प्लॉय ने ये वाली वेबसाइट खोली है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज खोलती हैं तो वो मेल डलवाती हैं। सोचो कितना जमाना बदल रहा है। सोचो कि आने वाले टाइम पे काम करना है कॉर्पोरेट के अंदर आसान नहीं है। अगर करना है तो वही करेगा जो ईमानदारी से काम ही करना चाहता है। जिन लोगों में काम चोरी भरी हुई थी ना, उनकी तो लंका लग जाएगी आने वाले टाइम में। ये कॉर्पोरेट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है इन चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा। अच्छा ऐसा करने में मजबूर किसने करा है उनको? एम्प्लॉइज नहीं करा होगा, उन्हें उतना आउटपुट नहीं मिलता होगा जितना उन्हें चाहिए, तो करने वाले भी तो हम लोग ही हैं। और ऐसे कहते हैं ना, पहले प्रॉब्लम आती है फिर उसके लिए सोल्यूशन ढूंढा जाता है, तो पहले प्रॉब्लम सही होंगी ना ऐसी, तभी सोल्यूशन बने। चलो ये खत्म होने के बाद नीचे आते हैं जी, मेन 128 में तो यही बात हो रही है। और एक चीज और कह रहा है, जो कंपनी जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है उसको मिनिमम 8 साल तक के लिए क्या करना है, कंपनी को फिजिकली मेंटेन करना है। अच्छा ये फिजिकल वालों की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक्स, अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहे तो 8 साल का कोई कंसेप्ट नहीं, आप लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करोगे। क्या करोगे? लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करोगे। ये तो हो गया जी सेक्शन 128। अब आता है सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। क्या तुम्हारे को ऑलरेडी पता है सेक्शन 129 क्या बोलता है? पर ध्यान सुनना, सेक्शन 129 ये बोलता है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी, और जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेगी। किसके अकॉर्डिंग बनेगी? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेगी। एंड साथ में आपको 133 इंड एएस फॉलो करना पड़े। अच्छा आपको पता होगा ना सेक्शन 133 किसका है? इंड एएस का। अच्छा आपको पता होगा 2 तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, एक होते हैं एएस, एक होते हैं इंड एएस। फर्क क्या दोनों में? एएस इंडियस इंडियन होते हैं, सुन लो मेरी बात, सुन लो। हाँ भाई समझ गया मैं तुम्हारे को कितना आता है। आओ, पहले इंडिया में एएस ही चलते थे, सिर्फ क्या चलते थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आपको पता होगा एएस कौन बनाता है? आईसीआई। कौन बनाता है? एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेटर ऑन हमारी इंडियन अकाउंटिंग को ग्लोबल अकाउंटिंग से पैरेलल करने की कोशिश की गई कि जो वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, वही सब भी क्या हो, इंडिया में भी फॉलो हो। तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया इंडियस, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ना आईएफआरएस चलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
स्टैंडर्ड्स। तो हमारे जो नए एएस बनाए जा रहे हैं इंडिया में, वो आईएफआरएस से पैरेलल करके बनाए जा रहे हैं, और जो नए बनाए जा रहे हैं उनका नाम क्या है? इंड एएस। और इंड एएस किन किन कंपनियों में लगेगा, वो सेक्शन 133 में बताया हुआ है। कहां बताया हुआ है? 133 में। अच्छा एक चीज समझना, बेइज्जती नहीं करानी है, एएस हर कंपनी में लगता है। मैंने क्या बोला? एएस हर कंपनी में लगता है, बस फर्क इतना है कुछ कंपनी पे इंडियस लग रहा है, जिन पे इंडियस नहीं लग रहा उन पे क्या लगेगा? एएस लगेगा। ये बात समझ आती है? अच्छा ये बात मुझे पता है कहां लिखी हुई है? हुआ क्या, मैं तुम्हें बात पता है, चीजें धीरे धीरे खुलती हैं। मेरे को ना एक सर कहते हैं, सीए थे, कहते रमन सर मैंने ना कहीं पे पढ़ा, किसी टीचर ने मेरे को बताया, किसी टीचर ने, कि एएस हर कंपनी में लगते हैं लेकिन इंड एएस सिर्फ कुछ ही कंपनी में लगते हैं, 133 पे लिखे हैं। तो 133 के अंदर कह रहे ये तो बताया हुआ है कि इंड एएस किन किन कंपनी पे लगते हैं, लेकिन एएस हर कंपनी पे लगते हैं, वाली बात कहां लिखी है? मेरे को मिली नहीं थी कंपनी लॉ में। उन्होंने मेरे को ये बोली, और कह रहे मैं पिछले 5 साल से सिखाता आ रहा हूं बच्चों को, लगते हैं लेकिन मेरे को खुद भी नहीं पता क्या लिखी कहां पे ये बात। कह रहे मेरे को किसी ने बोली थी इसलिए मैं सिखा देता हूं। मैंने कहा सर आप सिखाते तो खैर सही हो, गलत नहीं है, लगते हैं। सेक्शन 133 में ना एनेक्चर दिए हुए हैं, जब आप 133 पढ़ोगे ना इसमें कुछ एनेक्चर दिए हुए, सेक्शन के साथ एनेक्चर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एनेक्चर्स। वो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है एनेक्चर्स, वो बेयर एक्ट में लिखे हुए हैं एनेक्चर्स। जब आप 133 के एनेक्चर पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि जिन कंपनियों पे इंडियस लग रहे हैं, रिमेनिंग कंपनीज के ऊपर जो अर्लियर एएस थे वही लगेंगे। तो सेक्शन में नहीं लिखी है बात, कहां लिखी हुई है? एनेक्चर्स में लिखी हुई है। अब ये एनेक्चर तो वही पढ़ पाएगा ना जिसने बेयर एक्ट पढ़ा होगा। अब बेयर एक्ट हम तो पढ़ते थे क्योंकि हमारा काम था, नॉर्मल लोग बेयर एक्ट पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए उन बेचारों को पता ही नहीं होता। लेकिन कहानी समझ आ गई? क्या एएस हर कंपनी पे लगेगा? लगेगा, बस कुछ पे क्या लगेगा? इंड एएस, और बाकी जो बच गए उन सब पे क्या लगेंगे? एएस। और इंड एएस और एएस में फर्क क्या है कि इंड एएस ग्लोबली एक्सेप्टेबल जो पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग ग्लोबल बेस पे बनाएगा, स्टैंडर्डाइज करने के लिए वर्ल्ड वाइड चलेंगे सेम। अब नीचे आते हैं जी। अच्छा लेकिन एक चीज समझनी है, कह रहा है दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of affairs of the company and companies in the form of as provided in different class of companies as provided specified in schedule 3। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे फॉर्म का मतलब है फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्म का मतलब फॉर्म फाइल करने वाला फॉर्म नहीं है, यहाँ पे फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्मेट। कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो एज पर शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से बनेंगी, और साथ में कह रहा है जिन कंपनियों के ऊपर इंड एएस लग रहा है 133 में, साथ में उनको वो भी फॉलो करना पड़ेगा, और जिन पे नहीं लग रहा वो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? नॉर्मल एएस फॉलो करने पड़ेंगे, साथ में शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। और कह रहा है लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी शैल मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फॉर्म एज हैज बीन स्पेसिफाइड इन द एक्ट गवर्निंग सच कंपनीज। द एक्ट का मतलब वो वाला एक्ट जो उन कंपनीज को गवर्न करता है। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को आउट कर दो, बैंकिंग कंपनीज को आउट कर दो, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को अलाउ। अच्छा एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंडिया में इंश्योरेंस एक्ट है अलग से, एडा जिसको बोलते हैं, एडा का एक्ट है। और अच्छा बैंकिंग कंपनीज के लिए इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। अच्छा क्या इंडिया में हर कंपनीज के लिए एक्ट है? तो कह रहा है अच्छा इनके ऊपर इनके मतलब इनके स्पेशल लॉ है खुद के, तो कह रहा है ये वाली कंपनीज अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाएंगी, और जो बची हुई कंपनीज है वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगी? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। नीचे प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी merely by reason of the fact that they do not disclose in case of insurance company any matter which are not required to be disclosed in insurance act। यहीं रुक जाओ, अब ये पहले यही लाइन समझ आनी चाहिए फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है और वो कंपनी लॉ के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट नहीं बना रही, वो इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बना रही है। अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स ऐसे होते होंगे जो कंपनी लॉ का शेड्यूल 3 बोल रहा है आपको अपनी बैलेंस शीट में देने हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट वाला जो लॉ है वो बोल रहा है कि आपको बैलेंस शीट में नहीं देने। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे, तो हम ये मानेंगे कि आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। तो अगर आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, हम कब मानेंगे? जब ये तीनों चीजें पूरी होंगी। क्या क्या? कंपनी लॉ फॉलो होना चाहिए, कंपनी लॉ फॉलो होना चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। लेकिन वो कह रहा है अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपनी बैलेंस शीट एज पर इंश्योरेंस एक्ट बनाई है और वो उसके अकॉर्डिंग ओके है बैलेंस शीट, लेकिन कंपनी लॉ में डिस्क्लोजर देने को मना करा हुआ था, लेकिन उनके मामले में लिखा हुआ था। और कुछ डिस्क्लोजर ऐसे थे जो उनके वाले लॉ में नहीं लिखे हुए थे लेकिन इन्होंने दे दिए, और कुछ ऐसे थे जो देने थे नहीं दिए एज पर कंपनी लॉ। तो क्या इन्होंने गलत करा या इन्होंने अपना एक्ट फॉलो करा? तो वो कह रहा है अगर कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है और वो मेयरली कि भाई ये वाले डिस्क्लोजर नहीं दे रही जो कंपनी लॉ बोल रहा है, वो अपने लॉ वाले डिस्क्लोजर दे रही है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, वो ओके। सेम ऐसे ही बैंकिंग कंपनी के लिए बात कर रहा है, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए बात कर रहा है, सेम ऐसे कोई भी कंपनी जो अपने लॉ से चल रही है। तो ले देखिए इन चार कंपनियों के लिए उसने क्या बात बोली है जी?
उसने इन 4 कंपनी के लिए यह बात बोली है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो शेड्यूल 3 फॉलो नहीं कर रही इन 4 में से और अपना लॉ फॉलो कर रही है और अपने लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर दे रही है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर नहीं दे रही, और अगर उनसे कोई चीजें मिस भी हो गई हैं कंपनी लॉ वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी यही मानेंगे कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है क्योंकि अपना लॉ फॉलो कर रही है। बात समझ आ गई जी इस पैराग्राफ में क्या लिखा था? ठीक है जी। नीचे आते हैं, ऊपर चलते हैं, सॉरी। नीचे बोल रहा है, कह रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हर साल कहां पेश की जाती है? एजीएम में शेयर होल्डर के आगे पेश की जाती है। और नीचे बोल रहा है कि जो होल्डिंग कंपनी है, वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडियरी एसोसिएट। अच्छा, वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडियरी का मतलब यहां पे आ कंपनी कौन सी हो गई? होल्डिंग कंपनी। यहां पे आ कंपनी कौन सी हो गई? होल्डिंग कंपनी। तो कह रहा है अगर किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी है तो उनको अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ क्या करनी है? होल्डिंग सब्सिडियरी के साथ क्या बनानी है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी जो मैंने पहले बताई थी कि कंसोलिडेशन करने की जिम्मेवारी होल्डिंग कंपनी की होती है, सब्सिडियरी की नहीं होती, सब्सिडियरी एसोसिएट की नहीं होती। सब्सिडियरी एसोसिएट खाली अपनी अपनी क्या फाइल करेंगी? स्टैंड अलोन फाइल करेंगी, और होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? स्टैंड अलोन भी फाइल करेगी और कंसोलिडेटेड भी फाइल करेगी। अच्छा, एक चीज समझना, कह रहा है कि जो भी कंपनी है जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी, कह रहा है प्रोवाइडेड द कंपनी शैल आल्सो अटैच अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट कंपनीज इन सच फॉर्म AOC 1। ये AOC 1 क्या है? ये ROC को फाइल नहीं हो रहा, एक फॉर्मेट है, सुनना पड़े ध्यान से। अच्छा, कितनी कंपनियां ऐसी होती होंगी जो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने में इंटरेस्टेड है स्टैंड अलोन वाली, लेकिन उनकी सब्सिडियरी एसोसिएट की बैलेंस शीट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है? कितने लोग ऐसे होंगे, कितने शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड है डिटेल वाली, लेकिन सब्सिडियरी वाली की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, कंसोलिडेटेड पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है? तो कह रहा है अच्छा, क्या उन लोगों को फिर भी मोटी मोटी हाईलाइट पता होनी चाहिए कि सब्सिडियरी में क्या हो रहा है, एसोसिएट में क्या हो रहा है? तो कह रहा है जो होल्डिंग कंपनी है जब वो अपनी मेन वाली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाएगी और साथ में कंसोलिडेटेड लगाएगी, साथ में एक सैलिएंट फीचर्स की कॉपी लगाएगी AOC 1 में, जिसमें वो अपनी सब्सिडियरी की और एसोसिएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के खाली मेन पॉइंट बताएगी फीचर्स कि भाई इनकी ये इस साल में नई नई चीजें हुई हैं और ये इनके नए नए फाइनेंशियल डिसीजन है, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये लगा। क्या पूरी बातें बताइए? खाली मेन बुलेट पॉइंट बताएं। तो वो जो सैलिएंट फीचर्स बताने वो किस फॉर्म में बताने? फॉर्म AOC 1 में। क्या है? ROC को फाइल हो रहा है, ये अटैच होगा वो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ही अटैच होगा। वो तो बाद में जब मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास जाएंगे तो उसमें साथ में लग के चला ही जाएगा, लेकिन नॉर्मली किस लिए लगाया जा रहा है? शेयर होल्डर के दिखाने के लिए लगाया जा रहा है। इसका मतलब 3 बातें हो गई। होल्डिंग कंपनी एक अपनी स्टैंड अलोन बनाएगी, सब्सिडियरी कंपनी अपनी स्टैंड अलोन बनाएगी, होल्डिंग कंपनी साथ में होल्डिंग सब्सिडियरी की कंसोलिडेटेड बनाएगी, साथ में होल्डिंग कंपनी एक सैलिएंट फीचर की कॉपी लगाएगी अपनी सब्सिडियरीज की, जिसमें वो मेन बातें बताएगी कि सब्सिडियरी के अंदर मेन चीजें क्या क्या हुई थी। अगर कोई बंदा पूरा नहीं पढ़ना चाहता तो क्या पढ़ ले? सैलिएंट फीचर्स वाली कॉपी पढ़ ले। ये खत्म होने के बाद कंसोलिडेशन कैसे होता है वो ये बता रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी किस किस की होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? कह रहा है देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल द स्टेप टू इंश्योर कंप्लायंस बाय द कंपनी विद सेक्शन 129। अच्छा, 129 क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है कौन कौन प्रिपेयर करेगा? या तो कह रहा है किन किन जिम्मेवारी है, या तो कह रहा है कंपनी के MD, या कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर, या कंपनी के CFO, या अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड, या बोर्ड अगर किसी और को ऑथराइज कर रहा है। मेनली तो डायरेक्टर के पास ही पावर है, अगर वो इनमें से किसी और को भी ऑथराइज करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसी पावर की वजह से CA को ऑथराइज कर देते हैं वो लोग लास्ट वाले पॉइंट की वजह से कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, कौन बना दो? तुम बना दो। लेकिन बनाने की जिम्मेवारी होती तो किसकी? मेनली डायरेक्टर्स के। तो साइन किसके होते हैं फिर? डायरेक्टर्स के। ये बात समझ आ गई जी? और कह रहा है अगर कुछ भी इसमें से गलती हुआ, कोई गलती, देखो कह रहा है अगर अफोर मेंशन ऑफिसर आर एब्सेंट, अगर इनमें से कोई भी बंदा एब्सेंट हुआ, मतलब क्या? अगर इनमें से किसी भी बंदे ने जिम्मेवारी नहीं ली और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी निकली, तो जितने कंपनी के डायरेक्टर होंगे वो सब अंदर जाएंगे, क्योंकि मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी थी? डायरेक्टर्स की। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर चाहे तो किनको पावर दे सकते हैं? MD को, होल टाइम डायरेक्टर को, CFO को, या किसी भी ऐसे पर्सन को जो जिसको देना चाहे। और अगर इनमें से किसी एक बंदे ने अकाउंट बनाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली और डायरेक्टर ने भी अपने ऊपर जिम्मेवारी, अगर इसमें से कोई भी एब्सेंट हो गया, अच्छा कोई भी, मतलब किसी एक को ही चुनना है, सब में हो रही है, अगर आपने इनमें से किसी एक ने भी हानि भरी और डायरेक्टर ने खुद भी हानि भरी, तो सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे, सबको उठा के अंदर कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है जी? अब आ रहा फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्म का मतलब ही क्या है? फॉर्मेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म में बनेगा? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से बनेगी। 129 है बेकार सेक्शन है, पीरियोडिकल। अब आता है जी सेक्शन 130, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है 130 और एक है 131, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज समझना,
यहां पे क्या शब्द आ रहा है? रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवीजन, और ऊपर भी क्या था? रीओपनिंग। अच्छा एक बात बताओ, रिवीजन का मतलब है अकाउंट्स को रिवाइज करना, अकाउंट्स को क्या करना? बैलेंस शीट को रिवाइज करना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है ना ये कंपलसरी रिवीजन है, ये क्या है? कंपलसरी रिवीजन। कंपलसरी रिवीजन का मतलब है कि आपने अकाउंट्स बनाकर सरकार को भेजे थे। क्या हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास जाती हैं, फाइल होती हैं, हर साल होती हैं? होती हैं। आपने सरकार को भेज दी, सरकार ने आपकी बैलेंस शीट में फ्रॉड पकड़ लिया, सरकार क्या आपको कंपलसरी ऑर्डर भेज रही है कि अपने अकाउंट्स को खोलो, इनको करेक्ट करो और जो गड़बड़ी करी उसकी पेनल्टी दो। तो ये प्यार से कर रहे हो, ये कंपलसरी हो रही है, तो ये सेक्शन 130 लगेगा। क्या लगेगा? सेक्शन 130। अच्छा कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, आपने गलती से गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दी। मान लो कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली बनाते हुए, मान लो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, आपने गलती से 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी तो वो 1 करोड़ हो गई। तो आपने जान के नहीं करा, वो गलती से हो गई। आपको ध्यान आया, ओबे मैंने 1 करोड़ लिख के भेज दी थी, कितनी? 10 लाख, और आपने आरओसी को फाइल कर दी थी, और आपने उनको क्या करा? रिक्वेस्ट लगाई कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, इनको वॉलंटरी रिवाइज करना चाहते हैं और हमने जो गलती करी है उसे क्या करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं। तो सेक्शन 131 लगेगा, सेक्शन 131 लगेगा। पहले 130 और 131 में डिफरेंस समझ आया कौन कौन कब लगेगा? मेनली 130 फ्रॉड के केस में लगता है। कब लगता है? फ्रॉड के केस में, कि आपने फ्रॉड करा है और आपने कोई गड़बड़ी करी है और आपके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी, तो आपको नोटिस भेजा गया किसके? तो अच्छा नोटिस क्या जरूरी है कि आरओसी भेजेगा? कई बार ऐसा होता है नोटिस, अच्छा उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर टैक्स भी भरते हो। ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रॉड आरओसी ने नहीं पकड़ा लेकिन इनकम टैक्स ने पकड़ लिया। क्या इनकम टैक्स ऑफिसर भी नोटिस भिजवा सकता है कि अपने अकाउंट्स को क्या करवाओ? रिवाइज करवाओ और हमारे को क्या दो? पेनल्टी दो। तो सारे केसेस कहां लगेंगे? ऊपर 130 में लगेंगे, कंपलसरी रिवीजन में। देखो कौन कौन नोटिस भेज सकता है, आपको जरा इसमें नाम लिखे हुए बंदों के। 130 में सेंट्रल गवर्नमेंट भेज सकती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी भेज सकती है, सेबी भेज सकता है। अच्छा सेबी तो कब भेजता होगा? लिस्टेड कंपनी के केस में भेजता होगा। और नीचे इसके अलावा कौन भेज सकता है? कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जो आपको रेगुलेट कर रही है। इसके बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेके बात करें एलआईसी के लिए एडा, अगर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एडा ने कोई फ्रॉड पकड़ लिया, टेलीकॉम कंपनीज के लिए ट्राई ने कोई फ्रॉड पकड़ लिया, है ना, इनके क्या है? अपनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो अगर इनकी रेगुलेटरी बॉडी ने कोई फ्रॉड पकड़ा है तो ये भी आपको क्या कर सकती है? नोटिस भेज सकती है। समझ आ रही है? तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि 130 और 131 फर्क समझ आ गया। तो यहां पे रीओपनिंग का मतलब है रिवाइजिंग, अकाउंट्स को क्या करना? रिवाइज करना। रिवाइज का क्या होता है? वापस क्या करना? ठीक करना। अच्छा ठीक करके क्या वापस अपलोड करवाया जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी के अकाउंट्स, मान लो किसी कंपनी के 2021 के अकाउंट्स में गड़बड़ी थी और 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अभी उन्होंने फाइल करनी है और 21 वाले में गड़बड़ी निकल गई, तो क्या 2022 में वो 2 फाइल करेगी? एक तो 2022 की अपनी और 21 की वाली, कौन सी वाली? रिवाइज्ड वाली। 21 की रिवाइज वाली, तो उस साल वैसे कितनी बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ेगी? 2 बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ेगी। अब जरा पढ़ना शुरू करो। सेक्शन 130 प्रोवाइड फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू रीओपनिंग और रीकास्टिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा आ गई ना बात? रीओपन कर, पहले ओपन करोगे फिर से क्या करोगे? रीकास्ट करोगे। रीकास्ट का क्या है? वापस करेक्ट करोगे, जो जो गड़बड़ी करी उसे क्या करोगे? ठीक करोगे। अकॉर्डिंगली सेक्शन 130 स्टेट दैट कंपनी शैल नॉट रीओपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शैल नॉट रीकास्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। अच्छा आपको ये ओपन करने के लिए आरओसी और इनकम टैक्स नहीं बोल रहे, आपको बोलेगा तो कौन? ट्रिब्यूनल। लेकिन आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कौन करेगा ट्रिब्यूनल पे? ये लोग। तो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है यहाँ पे? इन दिस रिगार्ड बाय मींस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। पहली अथॉरिटी कौन है? सीजी। यहाँ पे सीजी का मतलब किसकी बात हो रही है? आरओसी। ठीक है ना। नेक्स्ट कौन है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। तीसरी कौन है? सेबी। और दूसरी चौथी कौन है? एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी एंड ऑर्डर इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय कोर्ट ऑफ द कंपिटेंट जुरिसडिक्शन और द ट्रिब्यूनल। इसका समझ आ गई है? ये 4 में से एक लोगों को अगर उन्होंने आपकी बैलेंस शीट में फ्रॉड पकड़ लिया तो ये लोग किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ट्रिब्यूनल आपके अगेंस्ट क्या पास करेगा? ऑर्डर पास करेगा कि भाई अपने अकाउंट्स को क्या करो? रेडी करो और अपने प्रॉपर रिकास्ट करके उनको अच्छे तरीके से बनाओ, एज पर लॉ जो फ्रॉड है उसको दूर करो। अच्छा लेकिन क्या फ्रॉड करके ठीक करने के लिए बोल देगा सीधा? पेनल्टी भी लेगा साथ में? पेनल्टी तो लेगा, जितने साल के तुमने फ्रॉड के घपले करे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम पिछले 5 साल से अपनी कंपनी के अंदर प्रॉफिट 5-5 करोड़ दिखाते आ रहे थे और तुम्हारा फ्रॉड 25-25 करोड़ का था हर साल, तो क्या तुम्हारे 5 साल के पहले अकाउंट्स को रेडी करके 25-25 करवाया जाएगा? क्या इनकम टैक्स जो तुमने हर साल 5 करोड़ के हिसाब से भरा, क्या वो भी 25 के हिसाब से वसूला जाएगा? तो वो तो फ्रॉड की जो पेनल्टियां बन रही है वो सब तो ली जाएंगी। क्या अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भी लिया जाएगा? इतने साल तुमने घपले करे हैं कि उसका इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। सरकार के पास ज्यादा पैसा जाना चाहिए, तुमने पैसा कम दिया। तो समझो कि पेनल्टियां जो लगनी है, जो पैसा रिकवर होना है वो सब तो अलग होना है, साथ में अकाउंट्स को दोबारा क्या करना पड़ेगा? ओके करना पड़ेगा। नीचे देखो 2 बातें बता रहा है। कह रहा है आपको रीओपनिंग और रीकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कब करनी है? ओनली फॉर द फॉलोइंग 2
रीजंस। पहला, द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। आ गई ना बात कि आपने पहले वाले अकाउंट्स बनाए थे वो कैसे बनाए थे, फ्रॉडलेंट तरीके से बनाए थे, और ऊपर वालों ने क्या कर लिया, आपका फ्रॉड पकड़ लिया। या दूसरा, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है कि आपका फ्रॉड पकड़ा ही गया, एक है भी फ्रॉड पकड़ा नहीं गया लेकिन डाउट हो रहा है कि आपके अकाउंट ढंग से नहीं बने, तो क्या आपको बुलाया जाएगा और बुलवाया जाएगा और पूछा जाएगा कि हाँ भाई हमारे को यहाँ गड़बड़ी लग रही है, बताओ ये सही है नहीं, और सही है तो कैसे सही है बताओ। इसको हम बोलते हैं रूप देना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका देना। क्या मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है? तो सेम आपके अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, नीचे वाले केस में। अच्छा ऊपर फ्रॉड पकड़ ही लिया तो कहानी खत्म हो गई, तो वो बताएंगे, वो तो खुद बताएंगे तुम्हारे को कि देखो हमने तुम्हारा यहाँ फ्रॉड पकड़ा है, लेकिन नीचे वाले में तो अभी खाली क्या लिखा है, कास्टिंग आ डाउट, अभी पकड़ा नहीं गया, सिर्फ डाउट है कि आपने फ्रॉड करा है। तो क्या आपसे पहले पूछा जाएगा करा है नहीं करा, आपसे एविडेंस मांगा जाएगा, क्या आपको अपने आप को जेन्युइन प्रूव करना पड़ेगा? वो तो सब बताएंगे कि हमारे को इस जगह पे डाउट है, अब आप सही हो तो आप क्या कर दो, अपने आप को प्रूव कर दो। और ऊपर वाले में तो फ्रॉड पकड़ ही लिया है, अगर आप कहते हैं नहीं मैं यहां भी इनोसेंट हूं तो प्रूव करके दिखा दो कि मैं इनोसेंट हूं, ये फ्रॉड जो आपने पकड़ा है वो गलत फ्रॉड है। नीचे आते हैं बात भाई, इसके बाद तो क्या है, आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, वो कितने टाइम में भेजना वो वाली बातें हैं। और कह रहा है आपके पिछले 8 साल तक के क्या कर लिए जाएंगे, अकाउंट्स खुलवाए जा सकते हैं। पिछले 8 साल तक के अकाउंट्स क्या करे जा सकते हैं, खुलवाए जा सकते हैं फ्रॉड पकड़ने के लिए। समझ आती है? अच्छा 8 साल क्यों लिखा है, इसको ऊपर से कनेक्ट कर लो। क्या हर कंपनी को 8 साल तक के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं? क्या उसके बाद तो कंपनी भी एक्सक्यूज होगा, हमने उससे ज्यादा मेंटेन ही नहीं करे, डिस्ट्रॉय कर दिए। इसका हम खाली कब तक क्या पकड़ सकते हैं, 8 साल तक के। नीचे आते हैं जी, अब आता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या इसमें और उसमें फर्क है, ये कब लगता है? एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं होता होगा, आप खुद फोन करके तो बोलोगे नहीं मैंने फ्रॉड कर दिया है, अच्छा मेरे को ठीक करने है, मेरे को एक बार अलाउ कर दो, ऐसा तो नहीं होता होगा। यहाँ पे क्या होता होगा, आपसे खुद से गलती हुई, जेन्युइन मिस्टेक है और आप प्रूव कर रहे हो कि जेन्युइनली हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को क्या करने दो, ठीक करने दो। तो इसे हम बोलते हैं वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंस। मगर इसमें आप खाली कितने साल तक की रिवाइज कर सकते हो, पिछले 3 साल तक के, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा इसका अप्रूवल यहाँ पे भी एनसीएलटी से मिल रहा है, वहां पे भी ऑर्डर किसका आ रहा था, एनसीएलटी का आ रहा था। बस फर्क क्या था, वहां पे 8 साल तक के अकाउंट्स खुल रहे थे, मगर वहां जो खुले थे फ्रॉड के केस में खुले थे। यहां आपने गलती करी, आपको लॉ क्या कह रहा है, कितने साल तक की गलती सुधार सकते हो अपनी, 3 साल तक की। अगर आपको 3 साल से ज्यादा की गलती सुधारनी, इसके लिए आपको होश ही नहीं है, उसके बाद तो फिर फ्रॉड ही ट्रीट होगा। अगर वो पकड़े गए तो कभी, वो पकड़े गए तो कभी। अच्छा बहुत सारी कंपनी इंडिया में, क्या लाखों कंपनी है, क्या बहुत रेयर केस होता होगा कि तुमसे अगर, अच्छा कितने लोग तो ऐसे हैं, मैं तो बताऊं, मैंने एक कंपनी के अंदर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, मैंने कंपनी में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, बैलेंस शीट फाइल भी हो गई। मैंने कहा सर मैंने ना अकाउंट में पढ़ा था कि सेक्शन 131 में ठीक करवा सकते हैं उसको। कह रहा कंपनी पकड़ी गई, मैंने कहा नहीं। कह रहा बैलेंस शीट फाइल हो गई ना, मैं हो गई। कह रहा छोड़, जब पकड़ी जाएगी तब की तब देखेंगे, नहीं कराने ठीक। कौन कह रहा मेरा, वो ही कह रहा जान दे, जो हो गया सो हो गया, तब की तब देखेंगे। कह रहा लाखों कंपनियां, कौन सा उनको होश है। और यकीन मानो आज कितने साल हो गए मेरे को, आर्टिकल शिप कर 2016 में करी थी, 17 में, 16-17 में, आज 22-23 चल रहा है, आज तक मेरे को कोई, हमारी कंपनी को कोई भी नोटिस नहीं आया। और कह रहे अगर आएगा भी तो सीए फंसेगा, जो अकाउंट रेडी कर रहे हैं हमको टेंशन लेनी, हम तो सीए से, मेरा बॉस कहता है बात ही खत्म। तो ऐसे भी हालात है, तो हम हमारे ऊपर नहीं आ रही ना बात, तो कहानी खत्म। जबकि अच्छा हमने तो फॉर्म कहां पकड़ा, गलती कहां पकड़ी, जब मेरे पास उस कंपनी के फॉर्म बनने आए थे, AOC 4 वगैरह। अच्छा क्या फॉर्म AOC 4 पे CA में तीनों के साइन में किसी के भी हो सकते हैं ना, वो हमारे पे बनने आए थे। वो CA समझदार इतना था, वो कहता है कि नहीं नहीं साइन तुम मत करना, मैं तुम बना दो, मेरे को बनाना नहीं आता फॉर्म AOC 4, बना तुम दो, साइन मैं ही करूंगा क्योंकि मेरे को साइन करने की पावर तो है ही AOC 4 पे। तो अपने साइन के पैसे बचा रहा था। तो मेरा बॉस भी ना बड़ा लीनियंट होता था, कह रहा जो गलती होती है होने दे, साइन उसके लग रहे हैं, फंसेगा तो वो। तो मेरा बॉस बहुत इस चीज को लेके ना बहुत वो था, चल होने दे जो हो रहा है। मैंने कहा सर अगर कल को फंस गए ये तो आप मेरे को बोलोगे। कह रहे तब तक तू यहाँ पे नहीं होगा। कह रहा उसका फोन करता रहे, उठाइयो मत। तो ये हालात थे हमारे ऑफिस के। मतलब तुम्हें ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में जब तुम जाओगे, तुम्हारे आर्टिकलशिप में वाक्य में इतनी केयरलेसनेस होती है ना, तुम्हें पता तुम्हारे कौन सा साइन हो रहे हैं, तुम कौन सा अंदर जाओगे। हम तो ट्रेन ही थे, बॉस बोल रहा था जो करना था, जिसके साइन हो रहा है वही तो अंदर जाएगा, तुम थोड़ी जाओगे। चलो हाँ भाई, तो अगर तुम वॉलंटरी रिवाइज करना चाहते हो, कितने साल के रिवाइज कर सकते हो, 3 साल के। लेकिन आपको क्या बताना पड़ेगा, if it appears to them that the company's financial statement or the board report do not comply with the requirement of section 129 and 134। अच्छा 134 जो है वो बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है। किस चीज का सेक्शन है, बोर्ड रिपोर्ट। डायरेक्टर की रिपोर्ट किससे बनती है, 134 के अकॉर्डिंग, और 129 किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी आपने पढ़ा था। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट बनाई है और आपने फाइल करी और आपको फाइल करने के बाद खुद ही लग रहा हो मैंने 129 या 134 ढंग से फॉलो नहीं करा, तो आप एनसीएलटी से रिक्वेस्ट करके क्या कर सकते, रिवाइज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लास्ट कितने साल तक के,
3 साल के अकाउंट्स को रिवाइज करने के लिए कितने रुपए की फीस देनी पड़ेगी एनसीएलटी को? 5000 की फीस देनी पड़ेगी और एनसीएलटी 1 में एप्लीकेशन एनसीएलटी को लगानी पड़ेगी। बात समझ आ गई जी? खत्म हो गई कहानी। 130 खत्म हो गया, 131 खत्म हो गया, और तो इसमें कुछ खास है नहीं काम का। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता ही आता है, सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ब्रेक ले लूं 5 मिनट का? मैं ही थक गया बोलते बोलते। चलो भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बात सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या क्या आ गई? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट भी होती है, वो तो डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, वैसे भी डायरेक्टर के साइन होते ही हैं। मेन फोकस किस पे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में आगे पढ़ोगे, उसके बारे में भी आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन लोगों के साइन होंगे? तो कह रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी। अच्छा, इफ एनी क्यों लिखा? हो सकता है होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप हो ही ना, खाली सिंगल कंपनी हो, उसका ना ऊपर पापा है ना नीचे मम्मी है, कोई भी ना हो, अकेली हो। बात समझ आती? आगे, शैल बी अप्रूव बाय, कौन अप्रूव करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइन ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय द chairperson of the company where is authorized by the board or by 2 directors out of which one shall be MD if any and the CEO, CFO and the company secretary of the company। इसको पैराग्राफ फॉर्म, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड। इसको समझो, इसको कैसे पढ़ोगे? इसको मैं कैटेगराइज करता हूं, और ये सब में एंड है, मतलब सबके साइन होने जरूरी हैं। जरा देखो, सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, कई बार आता है पेपर के अंदर। देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर पेपर में। एक तो सीधा आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किन-किन लोगों के साइन होते हैं बता दो। एक होता है कि वो तुम्हारे को एक केस स्टडी बनाकर देगा और उसमें बताएगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, इन लोगों ने साइन करे, इन लोगों ने नहीं करे, क्या ये ओके है नहीं है। इस तरीके से केस स्टडी भी बन सकती है। तो सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो कह रहा है किन किन लोगों के साइन होंगे, बड़ा ध्यान से देखो। कह रहा है चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी वेयर इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। फर्स्ट क्या है? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी वेयर ही इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। अच्छा, इसके बाद ना और है, और या तो चेयरपर्सन के साइन करवा लो अगर डायरेक्टर ने ऑथराइज कर रखा उसको, तो या 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी इफ एनी। 2 डायरेक्टर्स out of which 1 shall be MD if any। MD if any, ये एक पॉइंट खत्म हुआ। इसके बाद चालू होगा एंड। समझो, मतलब इन दोनों में से किसी एक के ही कराने हैं। अगर कंपनी में आपने चेयरपर्सन को ऑथराइज कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो खाली उसी के साइन करवा लो, बहुत है। अगर कंपनी में आपने चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं कर रखा तो कम से कम कितना डायरेक्टर के साइन करवाओ? 2 डायरेक्टर के साइन कराओ। अच्छा, 2 डायरेक्टर में भी ध्यान के देना, अगर कंपनी में एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अच्छा, ज्यादातर कंपनियों में एमडी होता ही है। एमडी कौन होता है? इसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स होती है, सारा मेजर कंट्रोल उसके हाथ में होता है। अगर कंपनी में एमडी है तो 1 एमडी प्लस 1 डायरेक्टर। अगर कंपनी में एमडी नहीं है तो 2 डायरेक्टर, तो 2 डायरेक्टर के साइन कराने। ये तो एक पॉइंट खत्म हुआ। सेकंड क्या है? उसके बाद एंड द सीईओ and the CFO, CEO, CFO and the company secretary, CS। wherever they are appointed, wherever they are appointed। अच्छा, एक चीज समझना, अगर मैं आपसे इन 3 लोगों की बात करूं ना, ये केएमपी की डेफिनेशन में आते हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल की डेफिनेशन में आते हैं। और आपको पता होगा लिस्टेड कंपनीज को केएमपी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, और आपको पता है अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर होती है उनको केएमपी अपॉइंट करना क्या होता है? मैंडेटरी। तो सीएस भी 10 करोड़ और मोर, सीईओ सीएफओ भी 10 करोड़ और मोर। तो इसका मतलब इसलिए आगे इन्होंने लिखा गया वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड। ये वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड ना तीनों के लिए, सीएओ सीएफओ और सीएस के लिए। इसका अगर आपकी कंपनी में सीईओ सीएफओ और सीएस नहीं है
तो कहानी खत्म, खाली बस इन दोनों में से किसी एक के साइन करवा लो, या तो किसके, चेयरपर्सन के, या फिर दो डायरेक्टर के, जिसमें से एक कौन होगा, एमडी। अगर एमडी है तो आगे लिखा भी एमडी इफ एनी, अगर है तो, अगर एमडी नहीं है तो खाली दो डायरेक्टर के। अगर आपकी कंपनी में ये सारे लोग भी हैं, इसका मतलब बड़ी कंपनी हो गई आपकी, तो उसमें इन दोनों में से किसी एक के, किसमें से, चेयरपर्सन और दो डायरेक्टर में से किसी एक के, प्लस इन तीनों के तो होंगे ही होंगे, तीनों में क्या है एंड, साथ में सीईओ के साइन भी होंगे, सीएफओ के साइन भी होंगे, सीएस के साइन भी, इनके बिना आपकी बैलेंस शीट अप्रूव नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं होगी। समझ आ गई ये कहानी? अच्छा, बहुत सारे बच्चे दिल पे ले जाते हैं सर सीए का नाम नहीं है, सीएफओ सीए ही होते हैं। 90% सीएफओ कौन होते हैं, सीए या सीएमए होते हैं, सीए या सीएमए ही होते हैं, तो दिल पे मत लेना, ठीक है ना, तुम्हारा भी नाम है, ठीक है जी, बात समझ आ गई? तो किन किन लोगों के बैलेंस, अच्छा साइन होना अच्छी बात नहीं है, नाम आ रहा था, टेंशन वाली बात है कि तुम्हारा नाम आ रहा है, मतलब कल को फ्रॉड पहले होगा, सबसे पहले तुम अंदर जाओगे, जिनके इनके क्या है, साइन है। समझ आती है बात? अच्छा एक चीज समझ लेना, एक कंपनी में 50 सीए काम करते हैं, 50 सीएम में काम करते हैं, 50 सीएस काम कर रहे हैं, सबके साइन नहीं होंगे, दा है दा सिंगल। समझो, अगर एक कंपनी में 50 सीएस काम करते हैं ना, तो सबको कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन नहीं मिलती, सीएस की पोजीशन खाली एक को ही मिलती है, बाकी सब असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट लीगल हेड, ये सब होते हैं। मतलब डिग्री सबके पास सीएस की, लेकिन पोजीशन सबको सीएस की नहीं मिली। सिमिलरली सीएफओ के अंदर भी अगर कंपनी 50 सीए सीएम में काम कर रहे हैं, तो सब क्या है, सीएफओ नहीं है, सीएफओ खाली एक ही होगा, बाकी सब नॉर्मल असिस्टेंट अकाउंट्स, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स, मतलब वो इन सब पोजीशनों पे होंगे, वो सीएफओ नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? इसका मतलब सबके साइन नहीं होते हैं, तो तुम सीएस बनने के बाद या सीए बनने के बाद सीएम बनने, जरूरी नहीं है कि तुम साइन करोगे, डिपेंड करता है कि तुम्हारे को ये वाली पोजीशन कंपनी में मिली हुई है। और ये पता है किनको इस पोजीशन मिलती है, जिनको कंपनी बने हुए 30 साल हो गए हैं, कंपनी में उसी में बैठे हुए 25 साल हो गए हैं, बड़े पुराने सीए सीएस हैं, है ना, 25 साल से कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, उन्हें पता है कंपनी क्या है। अभी एक मेरे को नाम उतर गया, चंद्रमोहन, वी मोहन नाम था उनका, वी मोहन, पार्श्वनाथ बिल्डर्स का नाम सुना है? पार्श्वनाथ बिल्डर्स अब तो वाइंडिंग अप में चली गई वो, अब तो वाइंड अप हो रही है वो। हम उनका ऑडिटर थे, हम उनके ऑडिटर थे, हमने उनका वो भी करा था, क्या कहते हैं, वाइंड अप भी हम ही करवा रहे थे उनको। उनके सीएस थे वी मोहन, उनका नाम था वी मोहन, एज थी उनकी 64 ईयर्स, पैकेज था 1 साल का 5.2 करोड़ पर एनम। मैं जब उनके कैबिन में जा रहा था ना, मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे सर ने कहा कि जाके ना सर को बोल के आ, मैंने ना 3 गलतियां पकड़ी थी ऑडिट करते वक्त, हम सेक्रेटरी ऑडिटर थे ना। कह रहे रमन, मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि रमन जाके ना वी मोहन सर को बता के आ कि तूने 3 गलतियां पकड़ी हैं कंपनी में। मैंने कहा सर क्यों मेरे को मरवाना चाहते हो, डर लग रहा है ना यार। तुम किसी सीनियर सीएस को जिसने 35 साल से 5 करोड़ का पैकेज ले रहा, तुम उसको जाकर बोलो कि भाई तुम्हारी कंपनी तुम लोगों ने ये गलती करी है, कौन बता रहा उसको 20-22 साल का लड़का। मैंने कहा सर मैं नहीं जा रहा, आप ही चले जाओ। मैंने कहा और पता चले मेरे को सुना के बेइज्जती करके भेज दे कि तो तूने कोई पढ़ भी रखा ढंग से, नहीं गलती है भी है। पता क्या, इतने बड़े बंदे को आप गलती बोलने जाओगे ना, आपको मन में डर लगेगा कि पता नहीं गलती है भी है नहीं, है ना, कहीं वो, क्योंकि आपके मन में क्या लग रहा है कि यार वो इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा है, वही सब चीजें देख रहा है, उसने नहीं पकड़ी तो मैंने कैसे पकड़ ली, आपको तो ये लग रहा है ना मन में। कह रहे तू जा। मैंने कहा सर कुछ होएगा तो बात संभाल लोगे ना। कह रहे भाई हम ऑडिटर है तो डर क्यों रहा है। आ गया अंदर। मैंने कहा सर ये ना आपकी कंपनी में ना विजिल मैकेनिज्म नहीं बना। विजिल मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या है, एक सेक्शन है 177 ऑडिट कमेटी का, सेक्शन 1 क्या है 177 ऑडिट कमेटी का। जिन कंपनी में ऑडिट कमेटी रखती है ना, उसी के अंदर विजिल मैकेनिज्म की बात की है। विजिल मैकेनिज्म मतलब है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लोअर के बारे में बात की थी ना मैंने कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो शांत ना रहे, बनाए। तो उस कंपनी में ऑडिट कमेटी बनी हुई थी लेकिन विजिल मैकेनिज्म नहीं बना हुआ था। तो मैंने बोल दिया कि आपकी कंपनी विजिल मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। कह रहे कहाँ लिखा हुआ है, उनका सीएस कहता है। मैंने सेक्शन दिखाया। कह रहे अच्छा ओके। कह रहे और कौन सी गलती पकड़ी है। मैंने कहा सर एक यहाँ पे गलती है मिनट्स के अंदर। मैंने कहा ये रेजोल्यूशन इस डेट को पास होता है लेकिन मिनट्स में एंट्री नहीं है। कह रहे ओके। ऐसे ऐसे करके 2-3 गलतियां बता दी। मैं बाहर आ गया बोल के। मैंने कहा सर वो ना खुंदक से सुन रहे थे, पता नहीं मेरे को क्या बोला मैंने क्या नहीं। उन्होंने मेरे को कुछ हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, बस ओके ओके करके बात खत्म कर दी। बड़ा बंदा जवाब नहीं देगा और कुछ। मैंने कहा आप एक बार अंदर मेरी पूछ के आओ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया उसको। अंदर गए। कह रहे रमन तेरी तुम हो जा गई। कह रहा है कि कंपनी जिसकी आर्टिकलशिप कब खत्म होनी है। मैंने कहा 2 महीने बाद। कह रहा है हमारे पास भेज दो लड़के को, बढ़िया काम कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोजल दिया पार्श्वनाथ बिल्डर से, लेकिन मेरे को जाना ही नहीं था क्योंकि नौकरी नहीं करनी थी उससे। अगर मेरे को उधर भी आना होता तो मैं तैमार में चले आता, जिस कंपनी ने बुर्ज खलीफा बनाया था, मेरा उस ग्रुप में भी सिलेक्शन हो गया था। तो उस दिन मेरे को रियलाइज हो कि अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छी है और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट हो तो ब्लंटली बोल दो, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, सामने वाला बेइज्जती नहीं करेगा।
तो उसने कोई बेइज्जती नहीं करी, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि हमारी कंपनी में गलती हुई है। उसने अपनी कंपनी के सीएस को डांटा जो उसके अंदर असिस्टेंट थे, लेकिन मेरे को उसने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो ऑडिटर था। फिर मेरे को बाद में रियलाइज मैं उनको कौन सा एम्प्लॉई हूं, मेरे को डांटेगा वो, मैं तो गलती पकड़ रहा हूं ना। अच्छा गलत से क्या होगा अगर मेरी वो गलती अगर वो गलत होती, अगर उनके पास उसका कुछ वो होता कि भाई हमने बनाया है तुमने गलत पकड़ा है, तो बता देता और क्या होता। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बड़े प्यार से ओके 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 करके बोला और उन्होंने सारी चीजें सुन ली बड़े ध्यान से। हाँ भाई अच्छा सिग्नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर हो गया, तो अब क्या सुनना है, ध्यान से सुनना। क्या इन तीनों के साइन नीचे वालों के हमेशा होंगे? अगर ये उस कंपनी में है तो हमेशा होंगे ही होंगे, बस चॉइस किसमें है, ऊपर वाले दो में। किसमें? चेयरपर्सन है तो उसके करवाओ, नहीं है तो दो डायरेक्टर के करवाओ, बाकी इन तीनों के तो कराने ही कराने, वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड। सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका क्या हो गया, खत्म। नीचे आते हैं जी, अब आता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। लिखो पेपर में, आएगा नहीं, आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा जितनी भी बोर्ड रिपोर्ट होती है ना, बोर्ड रिपोर्ट, अच्छा बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या होता है कि पूरे साल में जितने भी डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में बताया जाता है। बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है? पूरे साल में जितने भी डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो बोर्ड रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। छोटा सा क्या पार्ट होता है? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेपर में तुम्हारे स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, व्हाट इज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, 4 नंबर का, 5 नंबर का। और अगर आप गिनती गिनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 कितने पॉइंट है? 6 ही पॉइंट है, मतलब 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सारे पॉइंट लिखा होगा, आपको नंबर मिलेंगे। मैंने ना जो मेन बातें बोल्ड कर दी। अच्छा अभी बताओ, डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी? क्या कंपनी में प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे? क्या प्रॉपर कंपनी फॉलो हो रहा नहीं हो रहा? क्या प्रॉपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर में दे रही नहीं दे रही? क्या ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होंगी? खत्म हो गया, खत्म हो गया, पढ़ लो। पहला क्या है? पहला उनका काम क्या है? क्या चेक करना कि एनुअल अकाउंट्स प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने हैं, और अगर नहीं बने हैं तो कितना डिपार्चर हुआ, मटेरियल डिपार्चर। अच्छा देखो, एक होता है शब्द चेंज हुआ कंपनी में, एक होता है सिग्निफिकेंट चेंज जिसे हम बोलते हैं मटेरियल चेंज, एक होता है छोटा मोटा चेंज। अच्छा केस टू केस वेरी करता होगा। क्या मटेरियलिटी, आप लोगों ने अकाउंट में कंसेप्ट पढ़ा होगा मटेरियलिटी, क्या मटेरियलिटी केस टू केस वेरी करती है? अच्छा एक कंपनी का 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और उसमें 1 लाख का फ्रॉड हो जाए, उन्हें घंटा फर्क पड़ेगा? उनके लिए वो मटेरियल फ्रॉड नहीं है। एक कंपनी का टर्नओवर 10 लाख का, उसमें 1 लाख का फ्रॉड हो जाए, क्या 10% का फ्रॉड हो गया? क्या उनके लिए वो मटेरियल है? इसके लिए मटेरियलिटी केस टू केस क्या करती है? वेरी करती है। तो कह रहा अगर कोई मटेरियल डिपार्चर हुआ है, डिपार्चर वाला आप मूव करे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा गड़बड़ी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा आपकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों हुई है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर ने प्रॉपर एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने थे या नहीं बने थे? क्या प्रॉपर एनुअल अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने थे या नहीं बने थे? अगर लिस्टेड कंपनी तो क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अच्छा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं? मैं तुम्हारे को बताया था, अभी बताया था इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। इंटरनल कंट्रोल अभी एग्जांपल दे रहा था मैं तुम्हारे को, सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, वो सब तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल। ऐसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है जो फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ते हैं, क्या वो प्रॉपर थे या नहीं थे? और लास्ट, डिवाइस का मतलब होता है फॉर्मुलेट। क्या कंपनी के अंदर प्रॉपर लॉ फॉलो करने का प्रॉपर तरीका था या नहीं था? डिवाइस का मतलब क्या होता है? फॉर्मुलेट, बनाना। क्या डायरेक्टर्स ने कंपनी के अंदर लॉ फॉलो करने के लिए प्रॉपर तरीका बना रखा था या नहीं बना रखा, कंप्लाई कर? अच्छा आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो आपको रिमाइंडर डालते हैं। अच्छा हर चीज की बड़ी सारी ड्यू डेट होती है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करने की ये डेट है, इनकम टैक्स फाइल करने की ड्यू डेट ये है, कंपनी लॉ में बड़ी सारी रिटर्न है उनकी ड्यू डेट ये है। तो आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो आपको रिमाइंडर डालते हैं पॉपअप डाल के कि भाई ये डेट आने वाली है, ये कंप्लायंस फॉलो कर लो। तो वो उनको हम बोलते हैं प्रॉपर सिस्टम बनाना, फॉर्मुलेट करना। तो ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के 4-5 पॉइंट है जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने, मोटे मोटे याद रखो, पेपर में लिख के आ जाना। ठीक है जी, कहानी समझ आ गई, खत्म। अब नीचे आता है सिग्नेचर ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा ऊपर क्या पढ़ा था? क्या था? इन केस ऑफ ओपीसी बाय ओनली बाय वन डायरेक्टर। सिंपल है ना यार, कहानी खत्म। वो अलग है ना, वो तो कहानी शुरू हो रही अलग ओपीसी के केस में। ओपीसी में अच्छा एक बात है, ओपीसी बनती कितने से? एक शेयर होल्डर एक डायरेक्टर, तो एक डायरेक्टर की साइन करा लो, बहुत है, बस खत्म हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएवी के साइन, सीएस और सीएफओ सीईओ तो वहां पे पॉइंट ही नहीं होते। ओपीसी छोटी कंपनी होती है, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ती इन चीजों की। ठीक है, अब आता है सिग्नेचर ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा सिग्नेचर ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के लिए क्या बोल रहा है? बोर्ड रिपोर्ट में कितने लोगों के साइन कराने? एक, कह रहा है या तो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, और अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं कर रखा तो बाय द ट्रू डायरेक्टर्स आउट ऑफ हुम वन शैल बी एमडी इफ एनी। क्या वही वाला पॉइंट है? अच्छा लेकिन इसमें गड़बड़ी, लॉ मेकर की मिस्टेक है, कोई बताएगा? आउट ऑफ हुम वन शैल बी एमडी इफ एनी नहीं लगा आगे। इफ एनी क्या एमडी हर कंपनी में होता है? नहीं, तो इफ एनी होना चाहिए था, लॉ मेकर मिस्टेक है। लॉ मेकर क्या है? मिस्टेक। और बाय द डायरेक्टर वेयर द वन डायरेक्टर, ये किसकी बात हो रही है? ओपीसी की, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही डायरेक्टर होता है, तो एक ही डायरेक्टर के साइन करा लो। लेकिन ओपीसी के अलावा बाकी कंपनियों में क्या करवाना है? ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है बस ये फॉलो करने, ये वाले। बोर्ड रिपोर्ट पे किसके चेयरपर्सन के, अगर ऑथराइज है तो, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर इसमें से एक कौन होना चाहिए?
एमडी। ये नीचे वाले 3 पॉइंट लगेंगे ही नहीं, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट है ना, इसमें बाकी कोई लेन देन है नहीं। डायरेक्टर की रिपोर्ट, डायरेक्टर अपने बारे में बता रहे हैं, बात खत्म। ठीक है जी, ये हो गई कहानी खत्म। बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है। अब आ रहा है जी सेक्शन 137, बड़ा इंपॉर्टेंट, पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट। 1 मिनट रुक जाना यार, ये हो गई लाल। मैं एक बार इसको, कितना रह गया लाल, बैटरी चेंज करूं ना करूं। 137 अभी तो है यार, चेंज कर लेता हूं बैटरी, रुको। बस कर दूं है, करा दूं, रुक जाओ, रुको। रिपोर्ट में भी सेम साइन होते हैं जैसे उधर के हैं, वो इनके होते हैं। अब आता है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, सेक्शन 137। अब ये तो मेरे को ऑलरेडी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आरओसी को कितना टाइम में फाइल होती है, सेक्शन 137 बताता है। सेक्शन 137 ये बोलता है कि जो अभी आपने देखा कि सर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में एजीएम होती है, राइट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आपको पता है आरओसी को एओसी 4 फॉर्म में जाती है। लॉ कहता है आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम के विद इन 30 डेज में भेजनी होती है। कब भेजनी होती है, विद इन 30 डेज में भेजनी होती है। तो एजीएम जब भी होगी उसके कितने में भेजनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 डेज में भेजनी है। किस फॉर्म में, एओसी 4 में। किस फॉर्म में, एओसी 4 में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को कितना टाइम में फाइल होती है, 30 डेज ऑफ एजीएम के अंदर फाइल होती है। एजीएम होने के 30 दिन में। किस फॉर्म में, एओसी 4 में। और अगर आपकी कंपनी में कंसोलिडेशन है तो सीएफएस फाइल होंगी। तो कौन सी फाइल होंगी, सीएफएस फाइल होंगी। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना नॉर्मल एओसी 4 में फाइल नहीं करनी होती, उनके लिए एक अलग से फॉर्म है एओसी 4 एक्सबीआरएल। एओसी 4 एक्सबीआरएल। तो तुम्हारे पेपर में पूछ लेता है कई बार एक्सबीआरएल क्या है, तो मैं बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। एक्सबीआरएल की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सबीआरएल क्या होता है, नॉर्मल कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है वो तो क्या होता है, बैलेंस शीट पीएनएल की कॉपी लगाई, स्कैन कॉपी पीडीएफ करी, एओसी 4 में लगाई, चिपकाई और भेज दी। नॉर्मल कंपनी ऐसे करती है। जिन कंपनियों पे एक्सबीआरएल लगती हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर आता है ना, टैगिंग करनी होती है। टैगिंग कैसे, हर एक चीज को खोल खोल के बताना पड़ता है। आपके एसेट हैं तो एसेट में कौन से वाले हैं, फिक्स है, करंट है, अच्छा करंट के अंदर भी कौन से वाले हैं, फिक्स में भी कौन से वाले हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। ऐसे ऐसे आपको एसेट्स की बाइफर्केशन देनी पड़ती है ना, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, हर चीज खोल के क्लियर कट बाइफर्केशन देनी होती है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज पे लगता है तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्सबीआरएल के फॉर्मेट में नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें बिजनेस रिपोर्टिंग होती है। बिजनेस रिपोर्टिंग मींस बैलेंस शीट पीएनएल की कॉपी की रिपोर्टिंग की तो होती है किसको, आरओसी को। और इनकी भी एओसी 4 में होती है, लेकिन उस फॉर्म का नाम चेंज है। उस फॉर्म का नाम क्या है, एओसी 4 एक्सबीआरएल। और ये पूरी जो फीडिंग होती है ना, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर है जो हम अपने ऑफिस में यूज करते हैं, वेबटेल का करते हैं। वेबटेल एक कंपनी उसका यूज करते हैं, अलग अलग सीएसीएस अलग अलग यूज करते होंगे, सीएसीएस सीएम में। हम लोग इस सॉफ्टवेयर को अपने ऑफिस में यूज करते हैं एक्सबीआरएल करने के लिए। तो एक्सबीआरएल पूछ लेता है पेपर में किन किन कंपनीज पे लगता है, एक्सबीआरएल होता क्या है। तो आप बताओगे सर एक्सबीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, जो बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए यूज होती है बिजनेस के अंदर। और ये किन कंपनीज पे लगती है एक्सबीआरएल फाइलिंग, पहला कंपनीज लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरी। वो कंपनियां जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड देयर इंडियन सब्सिडरी। एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो होल्डिंग कंपनी है, कंपनीज लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरी। सब्सिडरी लिस्टेड नहीं बोल रहा, सब्सिडरी इंडियन बोल रहा है खाली। मतलब सब्सिडरी अनलिस्टेड भी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो उनकी होल्डिंग कंपनी है इट मस्ट बी लिस्टेड, इट मस्ट बी लिस्टेड। तो इसके अलावा अगर होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है तो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है और ये लिस्टेड है, तो बात ही खत्म हो गई। तो इसके ऊपर तो एक्सबीआरएल लगेगी लगेगी। जो इसकी सब्सिडरी है वाई लिमिटेड, मान लो इसकी कोई सब्सिडरी है वाई लिमिटेड, ये सब्सिडरी है, भले ही ये अनलिस्टेड है लेकिन ये लिस्टेड की सब्सिडरी है, तो इसके ऊपर भी एक्सबीआरएल लगेगी। तो अगर आप लिस्टेड की सब्सिडरी हो तो बात ही खत्म। आप भले ही फिर सब्सिडरी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप लिस्टेड की सब्सिडरी हो, आप पे भी एक्सबीआरएल लगेगी। तो मतलब दोनों कंपनी अपनी स्टैंड अलोन कैसे फाइल करेंगी, लिस्ट उसमें, किसमें, एक्सबीआरएल में। और नीचे कहता है कंपनीज हैविंग, अच्छा वर्ड क्या है, कंपनीज मतलब प्राइवेट पब्लिक बोथ, पब्लिक कंपनी नहीं बोल रहा, प्राइवेट नहीं बोल रहा, तो दोनों वो वाली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर है। तो मैं कह सकता हूं ये अनलिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा है, क्योंकि लिस्टेड तो ऊपर ही कवर हो गई।
लिस्टेड है तो बात खत्म, उनको तो एक्सबेरल करानी है, पेड अप टर्नओवर कुछ नहीं देखना। अगर अनलिस्टेड है तो देखना है कि सर पेड अप या तो उसकी 5 करोड़ और मोर हो, या टर्नओवर उसका 100 करोड़ और मोर हो, या उस कंपनी के ऊपर इंड एस लगते हो। इसका मतलब जिन कंपनी पे इंड एस लगते हैं उनको भी करानी है। उसके अलावा जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है उनको भी करानी है। जिन कंपनियों की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर है। अच्छा, इधर कहीं भी और नहीं लिखा, कहीं भी एंड नहीं लिखा, ये बात इंप्लाइड है, जब ना लिखा होता है और मानेंगे इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। मतलब कोई एक, या तो आप लिस्टेड हो तो आपको एक्सबेरल करानी है, या आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड कंपनी है, भले प्राइवेट है पब्लिक, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ उससे ज्यादा हो गई तो आपको एक्सबेरल फाइलिंग करनी है, या आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ उससे ऊपर चला गया तब आपको एक्सबेरल फाइलिंग करनी है, या आपकी कंपनी पे इंड एस लग रहे हैं तब आपको एक्सबेरल फाइलिंग करनी है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें, कहता है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, बैंक का काम नहीं करता, फाइनेंस का काम करता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दीज रूल्स। मतलब एक्सबीआरएल की फाइलिंग इन कंपनीज पे नहीं लगती। 4 कंपनीज कौन कौन सी? एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इनके ऊपर एक्सबीआरएल नहीं लगता। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं, अभी एक चीज बताता हूं, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था। तो पहली कंपनी हो गई बैंकिंग, तो ऊपर लिख देते हैं एक्सबीआरएल नॉट एप्लीकेबल। किसके ऊपर? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तुमने सुना होगा डीएचएफएल, हाउसिंग फाइनेंस लोन जो देते हैं, हाउस के लिए लोन देते हैं, शाहरुख खान ऐड करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इन 4 कंपनियों के ऊपर एक्सबीआरएल नहीं लगता। इसका मतलब ये, अच्छा क्यों नहीं लगता? इनके सबके अपने एक्ट है, तो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग फाइलिंग करेंगी, इनके ऊपर इनको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सबीआरएल मेथड से फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो क्या उसके ऊपर एक्सबीआरएल लगेगी? तो और एक्सबीआरएल के प्रोविजन बताओ। अब बच्चे ने ना लिस्टेड सुनते ही देख लिया कि लिस्टेड है तो बात खत्म, एक्सबीआरएल लगेगी। ये नहीं देखा लिस्टेड के आगे क्या लिखा हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस लिस्टेड कंपनी। अगर हाउसिंग फाइनेंस चारों में आ रही है, तो अगर कोई कंपनी आपकी इन चारों में आ रही है, तो भले वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, कोई लेन देन नहीं है, अगर इन 4 में आ रही है तो आपकी कंपनी पे एक्सबीआरएल नहीं लगेगा, आपकी कंपनी पे एक्सबीआरएल नहीं लगेगा। बस 30 दिन में फाइल करनी होती है, नीचे तो ये बता रहा है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। एक टॉपिक रह गया इसके अंदर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफरा। वो नफरा करते हैं अब डिटेल में, उसके ऊपर अमेंडमेंट भी आई थी 1-2, तो वो भी करा देता हूँ। नफरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक क्या है नफरा क्या है, उसके बारे में बात, ये आ गया नफरा, उसके बारे में बात करते हैं, और आपका ये चैप्टर अकाउंट्स वाला खत्म, फिर ऑडिट करेंगे। ठीक।